So today's chapter is real numbers. और रियल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन। क्योंकि कोई भी नंबर या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, और यदि वो रैशनल है या इरेशनल है, दैट मीन्स इट इज अ रियल नंबर। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट रियल नंबर्स के बारे में। क्या चीज़ पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पहली चीज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या होती है? ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। किसी भी इंटीजर a को यदि किसी इंटीजर में b से डिवाइड करता हूँ और यदि वो रिमाइंडर उसमें लीव करता है, मतलब 100% डिवीजन या कुछ रिमाइंडर बच रहा है, सो रिमाइंडर क्या होगा? ऑलवेज स्मॉलर देन द b, जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ उससे वो छोटा होगा। इस जो एल्गोरिथम है या ये सिंपल सी स्टेटमेंट है, इसको हम यूज़ करते हैं। इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। जो इसकी डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम है तो डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स को चेक करने के लिए इसको नॉर्मली यूज़ किया जाता है। दूसरा हम इसको यूज़ करेंगे टू कंप्यूट HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब देखेंगे यूक्लिड डिवीजन से हम कैसे कर सकते हैं। देन एक और चीज़ पढ़ेंगे इसमें, दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ये क्या होती है? ये बोलती है कि कोई भी नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन अ यूनिक वे। मीन्स कोई भी नंबर है उसके फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, और वो एक ही तरह के होंगे, यूनिक वे में, डिफरेंट टाइप नहीं होंगे। दैट इज ओनली सिंपल वे। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके टू मेन एप्लीकेशंस, स्पेशली इस चीज़ को हम यूज़ करते दिखेंगे। पहला यूज़ करेंगे टू प्रूफ इरेशनेबिलिटी ऑफ द नंबर्स। कौन से नंबर? इरेशनल नंबर, √2, √3, √5। प्रीवियस क्लासेस में तो हमने बनाए थे बट उनको प्रूव नहीं किया था, राइट। एक और चीज़ करेंगे कि यदि रैशनल नंबर है तो कब टर्मिनेटिंग होगा या कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम सीखेंगे। अब इन सब चीज़ों को सीखने से पहले लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस। प्रीवियस क्लासेस मीन्स 6, 7, 8 जो भी आपने पढ़ा होगा। लेट्स रिवाइज। पहली चीज़ क्या थी? फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर्स। फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। चलो कोई एक नंबर ले लेते हैं, क्या मतलब हुआ? याद आ रहा है ना? जैसे नंबर है 30, इसके क्या क्या फैक्टर होंगे? मीन्स किस किस नंबर से ये नंबर से 30 डिवाइड हो जाए, उन्हीं को तो फैक्टर बोलते हैं। तो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, और किससे रहेगा? 2 से हो जाएगा, 2 15 जा, 3 से हो जाएगा, यस 3 10 जा, 5 से भी हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 5 कितने जा, 5 6 जा 30, दैट मीन्स 6 से भी हो रहा है, 7 से होगी 30 नहीं, और किससे होगा? 10 से हो जाएगा, यस 10 3 जा 30, और 15 से भी हो जाएगा, 15 2 जा 30, एंड और कोई नंबर बच रहा है? यस वन मोर, दैट इज 30। दैट मीन्स ये नंबर जो है 30 है, वो इतने नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, तो उनको क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। ये हमने पढ़ा था, राइट। एक तरीका ये होता है। प्लस में एक और चीज ध्यान से देखो, 2 है, 3 है, या ये 5 है, ये क्या है? इनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। वो फैक्टर्स जो कि प्राइम हो, प्राइम नंबर से बने हुए हो। 2 3 5 सब ये नंबर प्राइम नंबर्स ही है, बाकी तो ये तो इवन ऑड नंबर है। सो सच फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर्स हमने निकालने का एक तरीका क्या सीखा था? सिंपल, ऐसे निकालते थे। जैसे 30 यहाँ लिखते थे, फिर प्राइम नंबर से सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2, 2 से डिवाइड करो, कितने जाएगा? 2 15 जा, राइट। तो 15 आ गया, फिर 2 से होगा नहीं, अब किससे होगा? नेक्स्ट नंबर प्राइम नंबर हायर कौन सा है? 3, 3 से डिवाइड करो, 3 से हो जाएगा, राइट इट डाउन, 3 5 जा 15। अब 5 आ गया, अब ये क्या 5 3 से होगा? नहीं होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 5, फिर 5 से कर दो, 5 1 जा 5। ये हमने सीखा था। तो हम प्राइम फैक्टर कैसे लिख सकते हैं इसके? 30 के, 30 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 प्राइम फैक्टर्स विल रिजल्ट इनटू द नंबर इटसेल्फ। और ये कि यूनिक वे ही होती है, ये हमने पढ़ा था। और कोई तरीका नहीं होगा प्राइम फैक्टर्स को लिखने का। मीन्स सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, बट नॉर्मली हम लिखते हैं सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा प्राइम नंबर। पर ये 3 ही प्राइम नंबर होंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन होकर 30 बनेगा, अदरवाइज वो प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे 30 के, राइट। या तो इवन होंगे या ऑड नंबर, जो ऊपर इतने सारे फैक्टर्स दिए होंगे। प्राइम फैक्टर्स सिर्फ ये होंगे, दैट इज व्हाई वी से दे आर यूनिक। कुछ और नंबर लें, जैसे 12 है, 12 के फैक्टर्स हम वैसे ही निकाल सकते हैं। 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 2 12, 12 1 12, राइट। एक और नंबर लेते हैं, से 18, उसके क्या फैक्टर्स होंगे? ये फैक्टर्स होंगे। यदि इन फैक्टर्स दो नंबर आपको दिए हैं 12 एंड 18, मैं पूछूं इसका HCF बताओ,
HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यही था। तो फैक्टर मीन्स क्या होगा? ये फैक्टर्स हो गए हमने दिए हुए कॉमन। अब इन दो नंबर्स में यदि HCF बोल रहे हैं 12 और 18 का HCF बचा हो तो फैक्टर्स तो हमने बना निकाल लिया। एंड कॉमन, हम फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं खाली, ऑल फैक्टर्स तो हमने सारे लिख दिए। अब उसमें से देखो कॉमन, कॉमन क्या क्या है देखो इनमें, देखो 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 नहीं है, 6 कॉमन है, 12 नहीं है, 9 नहीं है, 18 नहीं है। तो इतने नंबर क्या हुए हमारे? कॉमन हुए। और इसमें से क्या हुआ? फैक्टर्स हो गए हमारे, कॉमन भी हमने निकाल लिए। अब क्या निकालना है उसमें से? हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कौन सा फैक्टर, कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट? तो इसमें 6 ही है हमारा। तो HCF क्या हो गया? 12 और 18 का बोलो, इट इज 6। So the highest common factor between two numbers or more than two numbers is called HCF। यही तरीका होता है। एक तरीका होता है प्राइम फैक्टर से निकालने का, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? 12 को जैसे हमने ऊपर यहाँ फैक्टर निकाला वैसे ही निकालो, 12 के भी 18 के भी। सो प्राइम नंबर से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करेंगे? ऐसे ही करेंगे, 2 से, 3 से, 1 से, राइट। सेम वे में 18 के होंगे, 18 के निकाल सकते हैं। राइट इट डाउन 18 हियर एंड देन यू पुट द प्राइम फैक्टर, 2 9 18 एंड देन अकॉर्डिंगली देन 3 3 3 1 जा। सो हम 12 के फैक्टर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 12 के लिखेंगे 2 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे 18 के लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। जस्ट राइट इट डाउन। अब इनमें जो है पेयर्स बना लो। तो पेयर कौन सा बना? देखो ये पेयर बना, और 2 3 का नहीं बना, 3 3 का एक और पेयर बन गया। तो हमारा HCF कैसे निकालते हैं? हमने इनका HCF मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो वी कैन से द HCF इज कॉमन पेयर, 2 इधर आया, इधर से इधर 3 3 2 6। तो यही चीज तो निकली देखो ऊपर। यही तो हमारा HCF निकालने का तरीका। एक तरीका होता है प्राइम फैक्टर्स के थ्रू निकालने का, एक तरीका होता है फैक्टर्स लिख लो और उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लो जो सबसे बड़ा है। और क्या पढ़ा था हमने? एक पढ़ा था वर्ड मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर्स। मल्टीपल्स मतलब लेट्स टेक एग्जांपल, इन्हीं दो नंबर को लेते हैं 12 18 को। 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 12 के टेबल में जितने नंबर्स आते हैं, जैसे 12 हुआ, 12 का दुगना कितना हुआ? 24, उसका 3 टाइम्स 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 8 जा, ऐसे सो ऑन चलता ही जाएगा। So these are called multiples of any number and here the number is 12, right? नेक्स्ट नंबर ये 18 है, चलो 18 लेते थे। इसके फैक्टर्स क्या होंगे? टेबल ऑफ 18, पहला फर्स्ट तो 18 ही हुआ, 1 टाइम ऑफ 18। नेक्स्ट मल्टीपल 2 टाइम्स ऑफ 18 इज 36, दैट मीन्स 18 की टेबल लिख दो यार पूरी। सो हम ऐसे करके लिखते जाते हैं एंड कहाँ तक जा पाएंगे? इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। दैट मीन्स मल्टीपल्स आर ऑलवेज इनफाइनाइट, वेयर एज यहाँ फैक्टर्स कितने थे? लिमिटेड थे। प्राइम फैक्टर तो और ही कम थे, whereas multiples are n number of times निकाल सकता हूँ। इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करते जाओ, वहां तक आते जाओ, इसलिए हमने डॉट 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 लगाया, राइट। ओके, अब इसमें क्यों निकालते हैं मल्टीपल से? हमें एक इंपॉर्टेंट टर्म निकालते हैं LCM। LCM इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये जो मल्टीपल्स आ गए, तो इतने सारे मल्टीपल, अब इसमें कॉमन ढूंढो। तो देखो 12 और 18 नहीं है, 24 36, यस 36 कॉमन है। 54 48 नहीं है, 72, यस 72 इधर आ गया, ये कॉमन हुआ। तो ऐसे यदि मैं निकालूं और तो बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं। अब उसमें से क्या निकालना है हमको? लोएस्ट। तो हमने पहले क्या निकाला है? इन दो नंबर्स के मल्टीपल निकाले, फिर उनमें से कॉमन देख लिए कौन कौन से हुए, उसमें से लोएस्ट वन। लोएस्ट वन कौन सा हो गया? 36। सो द LCM ऑफ दीज टू नंबर्स 12 and 18 इज 36, वी कैन से। एक और तरीका हमने क्या पढ़ा था? सेम प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। तो उसमें अलग अलग करके क्या करते हैं? दोनों को एक साथ लिखते हैं, 12 और 18 को साइड बाई साइड कॉमा लगा देते हैं और प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते जाओ। लेट्स डिवाइड विद 2, द स्मॉलेस्ट वन। 2 6 एंड 2 9 18। फिर 2 से करो, क्योंकि ये तो 6 तो हो ही सकता है, 9 नहीं होगा, कोई बात नहीं, 2 से करो। 2 3 6 और 9 को वैसे ही नीचे लिख दो। देन अब ये देखो 2 से तो ओनली 3 से, 3 से 3 1 जा 3, राइट इट 1 एंड 3 3 जा 9। फिर एक बार और 3 से कर दो, यहाँ पे 3 लिखो, 1 तो 1 वैसे ही नीचे चला जाएगा, 3 1 जा। सो अब LCM ऑफ 12 एंड 18 ये दो नंबर्स है हमारा, तो हम कैसे लिखेंगे? LCM ऑफ 12 और 18 इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये इन चारों को लेफ्ट साइड में जो है मल्टीप्लाई कर दिया, यही तो है। इन सबको मल्टीप्लाई करो तो आंसर इज 36। और देखो हमने जो ऊपर निकाला था डायरेक्ट मल्टीपल लिख के, दैट इज 36। सो LCM निकालने का तरीका आ गया। तो यही पढ़ा था हमने प्रीवियस क्लास में। और क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर्स। स्क्वायर रूट निकालने के क्या होते हैं? दो तरीके।
लेट्स टेक वन एग्जांपल 625, इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, बहुत आसान। पहला तरीका हम यूज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में इसके फैक्टर निकालो, एग्जैक्टली सेम वे में ये फैक्टर निकालने का तरीका है, डू इट। तो किससे होगा, 5 है तो पहला 5 से ही डिवाइड जाएगा, 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, करते जाओ एंड वी डू इट। तो 625 को मैं कैसे लिखता हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम्स, क्योंकि देखो ये 5 4 टाइम्स यहाँ है। अब मैंने क्या किया, इधर इसका रूट निकालना है, रूट मीन्स आई कैन पुट रूट बोथ साइड, 625 पे यहाँ लगाऊं, इस पे लगाऊं, एक ही मतलब हो। अब मैं क्या करता हूँ, इनके पेयर्स बना लेते हैं। तो देखो 5 का एक पेयर हुआ, एक 5 का पेयर, दैट मीन्स जब मैं रूट लूंगा तो एक 5 5 बाहर आ जाएगा, एक तो 5 1 5 बाहर आ गया, कितना आंसर हुआ, 5 5 25। तो 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इज 25। किस मेथड से निकाला हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन से। ओके, दूसरा मेथड क्या होता है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये पढ़ा था ना, लंबा डिवीजन मेथड, डिवाइड करना है, जो हमने सिंपल डिवीजन करते हैं वही करना है, बट इट इज स्लाइटली लेंथी, दैट इज वाई नाम उसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। कैसे करते थे, लेट्स रिवाइज। 625 लिखा, सेम डिवीजन की तरह निशान लाइन बना ली, राइट। और इसमें एक चीज बस डिफरेंस रखते हैं कि हम पेयर्स बनाते हैं तो डबल पेयर बना है, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो 2 और 5 का एक पेयर हुआ, 6 अकेला रह गया। तो 6 को डिवाइड करो, पहला प्राइम नंबर्स किससे कर सकते हैं हम, 2 से, यस, 2 2 ज़ा 4, 3 3 करूंगा 9, तो बड़ा हो गया, 2 2 से करते हैं, 2 2 ज़ा, तो राइट 2 2 ज़ा 4, यू राइट 4, रिमाइंड 6 माइनस 4 कितना आ गया नीचे 2, और 25 को नीचे ले आओ, राइट। तो यहाँ तो ये हो गया। अब यहाँ पे भी कुछ लिखना होगा तो क्या करते थे हम, 2 जो है उसमें एग्जैक्टली सेम ऐड कर दो, डबल, तो ऐड करके कितना हुआ 4। अब ये फर्स्ट डिजिट हो गई, मतलब सेकंड डिजिट हो गई, पहली डिजिट हमको यहाँ लिखनी होगी। अब देखो ये 25 है, तो किससे यहाँ करना होगा, 5 से करो, तो 5 से मल्टीप्लाई करूँ मीन्स 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा टोटलिटी में, तो 45 इंटू 5 कितना होता है, इस 225, और इनका डिफरेंस कितना आया, 0। तो यदि ये 0 हो गया दैट मीन्स हमारा स्क्वायर रूट निकल गया, तो आंसर कितना है 25, और ये कितना है देखो 25। तो 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन से जो हमने रूट निकाला इट वाज 25, सेम विद लॉन्ग डिवीजन मेथड निकाला 25। पर ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको ट्राई करना, करते रहना चाहिए। इसके अंदर एक चीज और पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि यदि कोई डेसिमल नंबर हो, जैसे 17.64 है, उसका भी एग्जैक्टली सेम वे में ही हम निकालते हैं। पॉइंट की कोई कोई वैल्यू खास नहीं होती है, तो पहला पेयर 64 का बनेगा, दूसरा 17 का बनेगा। तो देखो 4 4 जा 16, तो यहाँ लिख दिया 4, पॉइंट आ गया, पॉइंट ऊपर लिख दो। तो एग्जैक्टली सेम वे में, सो वी कैन से द स्क्वायर रूट ऑफ 17.64 इज इक्वल टू 4.4.2। क्यों बोलते हैं हम डॉट से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस डॉट को यदि मैं नीचे इसको डिवाइड करता तो नीचे 100 लिख सकता था, और 1764 का मैं स्क्वायर रूट निकल लेता, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, तो नीचे ऑलवेज 10 आता, इसका आंसर कितना आता 42, 42 डिवाइड बाई 10, तो यही तो आता 4.2। यही चीज़ हमने पढ़ी थी, राइट। और भी कुछ पढ़ी थी, और चीज़ पढ़ी थी हमने, क्यूब रूट ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालो। क्यूब रूट मीन्स लेट्स से 125, तो हम दो तरीके से इसको भी निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन वाला, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो क्या होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन एक्जैक्टली, तो वी कैन राइट 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5, और क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ले लो दोनों तरफ, तो क्यूब रूट मीन्स क्या होता है 3 टाइम्स, ऐसे करके लिखते हैं। और देखो यहाँ कितने हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, और उसको पूरा डिवाइड करता है, ये जो बना हुआ है ये रूट का जो साइन है उसके पास यहाँ 3 लिखा, उसको 1/3 लिख सकता हूँ। तो 1/3 लिखा, तो देखो 3 इंटू 1/3, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, ए की पावर m इंटू n हो जाएगा, तो 3 3 कट गया, तो आंसर क्या बचा 5। सो द क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5। एक दूसरा तरीका भी था, एंड इस तरीके में क्या तरीका था वो, कि इफ वी नो दैट द नंबर इज क्यूब ऑफ सम नंबर, मतलब हम 100% कॉन्फिडेंट हैं कि 125 इज क्यूब ऑफ 5, मीन्स ऐसा नहीं होगा 5.2 5.3 ऐसे कोई नंबर डॉट्स में नहीं आएगा, हाँ डेसिमल में नहीं आएगा। दैट मीन्स वी आर वेरी क्लियर कि ये जो नंबर दिया हुआ है 125, इसका क्यूब जो होगा वो 100% क्यूब होगा किसी भी नंबर का। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल लेते हैं 857375, बड़ा लंबा नंबर है, बट हमको क्या मालूम है ये किसी भी एक नंबर का क्यूब तो है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट क्यूब है। तो इस केस में क्या करते हैं, इधर से राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, हम पेयर्स बनाते हैं, और
और पेयर्स किसके बनाते हैं, कितने के, क्यूब है तो मीन्स 3 डिजिट के पेयर बनाएंगे, तो बना दो पेयर। तो पहला डिजिट का ये हो गया, दूसरा पेयर क्या हो गया, ये हो गया ब्लू वाला जो हमने दिखाया। तो एक हो गया 375, एक हो गया 857। अब इसमें क्या करते हैं, ऐसे पेयर बना लिए। सो ये जो लेफ्ट साइड वाला है पहले इससे स्टार्ट करते हैं। सो देखो 857, यदि आपको याद हो किसी भी नंबर का क्यूब, कैसे, नियरेस्ट नंबर क्या होता है, 9 का क्यूब, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जो 81, 81 9 जो 729। तो यदि आप याद कर सकते हो, और आपको भी याद भी होना चाहिए, एटलीस्ट 15 से लेकर 20 के क्यूब तक याद होना चाहिए। तो यदि याद है तो हमने क्या किया, 9 का क्यूब निकाला, 729, 857 है ये, तो ये छोटा है। इससे अगला नहीं भी देखा, 9 का अगला क्या हुआ, 10, 10 का क्यूब निकालो, कितना हुआ, 10 इंटू 10 100 और 1000, राइट। 1857 से बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो हम क्या करते हैं हमेशा, जो सेकंड डिजिट जो पेयर बनाया उसमें जो छोटा वाला होता है उसके वो डिजिट ले लेते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट लेंगे। ब्लू के लिए एक डिजिट, कौन सी डिजिट होगी, वो नंबर जैसे 9 है उसका क्यूब इससे छोटा आया, 10 क्योंकि बड़ा आ गया, बड़े को नहीं लेंगे, 9 को लेंगे, तो वी विल राइट 9 हेयर। अब बचता है पहला पेयर रेड वाला 375, क्योंकि ये 5 आ रहा है लास्ट में, दैट मीन्स इसमें जो भी नंबर होगा उसके लास्ट में 5 तो होना ही चाहिए, तभी ये 5 आएगा क्यूब में, 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट। तो हम यहाँ सिंपली 5 लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये जो नंबर है वी कैन से 95 इज द नंबर एंड इफ आई क्यूब इट द नंबर सोल्यूशन विल बी दिस। तो देखो क्यूब निकालना कितना इजी हो गया इसमें। बट पॉइंट इज कि वी नो कि ये जो नंबर है, जो गिवन नंबर है, इट इज परफेक्ट क्यूब ऑफ अ नंबर दैट इज 95 का परफेक्ट क्यूब है। यदि ये 95.1 होता तब आंसर नहीं आएगा आपका, ये याद रखना। चलो एक एग्जांपल दोबारा और लेते हैं इसमें। नंबर इज 17576, तो क्या बनाएंगे, राइट साइड से पेयर बनाएंगे ऐसे 3 3 के, क्योंकि क्यूब है 3 के बना लो। पहला पेयर, दूसरे पेयर में क्या हुआ, 2 ही नंबर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमको क्या करना है, सेकेंड नंबर को लेना है पहले, जो ब्लू वाले को। तो देखो ये किसका क्यूब हो सकता है, निकालो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 8, 8 हुआ। 3 का क्यूब निकालो, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो 27 तो बड़ा हो गया, तो दैट मीन्स फर्स्ट डिजिट जो ब्लू वाले मैंने लिया, फर्स्ट डिजिट इज 2। सेकंड डिजिट में क्या लिखा है, 756 है, तो 6 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स करोगे, 6 6 जा 36 इंटू 6, राइट। तो लास्ट डिजिट क्या होता है, वो 6 ही होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम ले लेंगे 6 डायरेक्ट, क्योंकि ये लास्ट डिजिट जो 6 आ रहा है वो 6 से ही वजह से आएगा, 2 की वजह से 6 नहीं आएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8 ही आएगा। देखो ये आ भी रहा है यहाँ पे। 3 का भी आपने क्यूब किया, देखो 7 आता है। जब आप 6 का क्यूब करते हैं तो हमेशा एंड में क्या होता है, 6 होता है, इसलिए क्या करते हैं, सीधा 6 ले देते हैं। दैट मीन्स ये जो नंबर है 17,576 किसका क्यूब है, 26 का क्यूब है। सो वी कैन राइट 26 का क्यूब 17,576 होता है। तो ये एक आसान तरीका होगा क्यूब निकालने का। नहीं तो आपको क्या करना होता है, ऐसे फैक्टर निकालने होते हैं, फैक्टर मीन्स इस तरीके से पूरा लंबा काम होता है। ये शॉर्टकट हो गया, वेरी गुड। क्या इस शॉर्टकट मेथड से हम स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं, बट द कंडीशन इज सेम। सेम कंडीशन है कि वी नो द स्क्वायर ऑफ द नंबर, जो भी हमको फिर ये दिया हुआ है, जैसे ये नंबर दिया हुआ है, जो आंसर आएगा उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। और इसमें जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, प्लस के साथ कुछ चीज़ आपको याद रखनी पड़ती है। क्या याद रखनी पड़ती है, ये चीज़, ये टेबल। ये टेबल क्या बोलती है, ये नंबर्स हैं फर्स्ट कॉलम के अंदर 1 2 से लेके 9 तक, ये फिर उनके स्क्वायर्स हैं। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 25, ऐसे करके 9 9 जा 81। दीज मीन्स दीज आर द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 9 डिजिट्स। और इनकी जो लास्ट डिजिट है, देखिए स्क्वायर 1 का लास्ट डिजिट क्या 1 ही है, 4 की 4 ही है, 9 की 9 ही है, 16 की फर्स्ट डिजिट क्या है 6, तो ये 6 मीन्स लास्ट डिजिट। 25 का लास्ट डिजिट क्या 5, इसका 6, इसका 9, इसका 4, इसका 1, ये रख देते हैं। इन डिजिट्स को भी ध्यान से देखोगे, देखो सेंटर वाले से स्टार्ट करो 5, तो 5 क्या अकेला है, बाकी देखो 6 6 दो बार 6 है, 9 और 9 दो बार है, 4 और 4 दो बार है, 1 और 1 दो बार है। दैट मीन्स 5 कब आ रहा है, जब 5 ही होगा तभी 5 आएगा। दैट मीन्स हमेशा, जैसे हमने इसमें लिखा था 375 में हमने 5 लिख दिया था, दो इट इज अ क्यूब, बट समझाने के लिए तो 5 का हमेशा 5 ही होगा। पर दो होंगे, जब 4 का स्क्वायर देखो 16 आ रहा है, 6 का स्क्वायर 36 मीन्स इनके एंड में 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हमको ये कहना डिफिकल्ट है कि वो डिजिट 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है।
सिमिलरली जैसे यहाँ 1 1 हमने दिखाया, दैट मीन 981 1 यहाँ पे भी आ रहा है, 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 1 आ रहा है। क्यों हमको ध्यान रखना है ये चीज़ें और याद करना? देखो बहुत ईजी है। 5 है, उसके बाद क्या होगा 6 6 दोनों तरफ, उसके बाद 6 को उल्टा कर दो 9 9 हो गया, बचे क्या? बस दो ही बचे 4 4। लास्ट में स्टार्टिंग 1 से होती है, एंड भी 1 से होता है, तो आपको याद रखना है, माइंड में आप रख सकते हो, बहुत ईजी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट बाय शॉर्टकट मेथड। दिस इज अ शॉर्टकट मेथड। तो 4624 एक नंबर दिया, 4624। अब इसमें क्या बनाना है? पेयर बनाना है, जैसे हमने क्यू में बनाया, बट क्योंकि ये स्क्वायर है तो क्या बनेंगे? दो चीज का पेयर बनाएंगे। तो पहला 24 का पेयर, तो 46 का। सेम वे में जैसे यहाँ पे हमने क्यूब किया, यहाँ पे क्या करेंगे? स्क्वायर। तो नियरेस्ट स्क्वायर देखो, 46 का नियरेस्ट स्क्वायर क्या होगा? 49 और 36 दो ही नंबर है, दैट मीन 6 का और 7 का स्क्वायर। तो राइट इट डाउन, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। राइट? कौन सा इसमें छोटा है? मतलब 46 से छोटा है 36, तो नंबर क्या होगा? फर्स्ट डिजिट क्या हो गया हमारी? 6। क्लियर? तो लेफ्ट साइड तो क्लियर हो गया। अब राइट साइड देखो 24। क्यूब के अंदर हमको कुछ सोचना नहीं पड़ा था, कोई टेबल ऐसी नहीं दी हुई थी, पर स्क्वायर में टेबल दी हुई है। अब इस टेबल का फायदा क्या है? टेबल का फायदा ये है कि हमको ये देखना है 4, 24 में लास्ट डिजिट 4 है, तो कितने कौन कौन से नंबर में जिसमें 4 आ रहा है? देखो 4 आ रहा है, 2 में भी आ रहा है और 4 8 में भी आ रहा है। तो यहाँ क्या नंबर हो सकते हैं? 6 के बाद सेकंड डिजिट क्या हो सकती है? या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। राइट? क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो लास्ट में 4 आ सकता है, क्योंकि 8 का स्क्वायर करते हैं देखो 4 आता है, सिमिलरली 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आता है। तो हमको ये क्लियर नहीं हो रहा है 2 चूज करना है कि 8 चूज करना है। फर्स्ट डिजिट क्या होगी इधर, मतलब सेकंड डिजिट 6 तो क्लियर हो गया। तो इसको क्लियर करने के लिए क्या तरीका है? हमको ये देखना है कि हमारा जो नंबर दिया हुआ है 46, वो जो है किस इन दोनों के प्रोडक्ट से, मीन्स 6 और 7 का मैं प्रोडक्ट लूँ, या सिंपल टर्म में याद रखो 6 से अगला नंबर क्या होगा? 7, यही होगा। 7 6 का कितना होता है? 42। तो आंसर क्या है? 42। एंड 46 क्या है? 42 से क्या है? बड़ी है। तो हमको यहाँ नंबर क्या चूज करना होगा? बड़ा वाला। इन दोनों में नंबर बड़ा क्या है? 8, तो हमको 8 चूज करना चाहिए। लेट राइट इट डाउन आपको समझने के लिए। तो हम क्या करेंगे? जो हमारी फर्स्ट एरिया है 6, उससे अगला नंबर लिया 7, 7 6 42। या तो ऐसे याद रखो, या याद रखो आपने देखो ये किया हुआ, 6 का स्क्वायर किया 7 का स्क्वायर किया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 42 आया। एंड 46 इज ग्रेटर देन 42, तो वी हैव टू चूज द ग्रेटर नंबर। as this is more, so we have to choose the जो next digit इन दोनों में से कौन सा चूज करना है? ग्रेटर वन। so we will choose 8. so we can say 68 का स्क्वायर is this much. आप अपने कैलकुलेटर से चेक भी कर लो या मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, यही आंसर आएगा। चलो समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। नंबर इज 7921। लेट्स मेक पेयर। फर्स्ट पेयर राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, सेकंड पेयर, देन वी स्क्वायर द नियरेस्ट। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। ये आपको याद होनी चाहिए। राइट? तो फर्स्ट डिजिट क्या होगी? दो में से ब्लू की डिजिट क्या हो जाएगी? छोटी वाली 8, तो राइट इट डाउन 8। यहाँ 1 किस में आ सकता है? देखो यहाँ 1 आ सकता है 1 में, और कहाँ आ सकता है? 9 की वजह से। दैट मीन्स देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, 1 एंड 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8 का अगला डिजिट 9, 8 और 9 को मल्टीप्लाई 8 9 जा 72। 72 79 इज ग्रेटर देन 72, तो कौन सा नंबर चूज करना है हमको? ग्रेटर। सो लेट्स चूज दिस बिकॉज 79 इज ग्रेटर, तो ग्रेटर नंबर इज 9। स्क्वायर रूट ऑफ 89 का स्क्वायर कितना होता है? 7921। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल थोड़ी क्लियरिटी के लिए। नंबर इज 1296। पेयर बना है सेम वे में। 12 का यहाँ पे क्या देखेंगे? 3 3 9 और 4 4 16। नियर छोटा कौन सा 12 से? 9, तो फर्स्ट डिजिट क्या हो गया हमारी? 9। और यहाँ 6 है, 6 देखो यहाँ कहाँ आ रहा है? दो बार, 5 के बाद ऊपर नीचे, दैट मीन्स 4 और 6 दो डिजिट हो सकते हैं। राइट इट डाउन 4 और 6। अब इनमें से चूज कौन सा करें? तो वो किस पे डिपेंड करता है? ब्लू वाले पे। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे 4 से, दैट मीन्स अनदर हायर डिजिट से। 3 इंटू 4 12। इसको 12 को कंपेयर करना है, 12 और 12 ये तो क्या हुआ? बराबर हो गया। जब ये दोनों डिजिट, ये वाली डिजिट और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है, उस केस में भी हम क्या चूज करते हैं? द ग्रेटर वन, बड़ी वाली पावर। तो हमारी डिजिट क्या होगी? पहली तो 3 फिक्स थी, 4 और 6 में से कौन सी वाली चूज होगी? 6। दैट मीन्स 36 का स्क्वायर इज 1296। क्लियर? इसमें मैं आपको यहाँ पे ना पॉज करूंगा। सो आप इसको ना सेम चीज को निकाल सकते हो शॉर्टकट में से, स्पेशली इन स्क्वायर रूट्स में।
कैसे? बिना कैलकुलेशन के, सिंपल माइंड से, राइट, विदाउट राइटिंग। अब देखो कैसे करते हैं, सिंपल। थ्री थ्री ज़ा क्या होता है, आप दिमाग में लगाओ, थ्री थ्री ज़ा 9, फोर फोर ज़ा 16, तो पहला डिजिट क्या होगा, छोटा वाला, तो राइट इट डाउन 3। अब 6 हमको मालूम है 2 डिजिट में आता है, हमको मालूम है वो 5 को छोड़ के 2 डिजिट में आएगा, राइट। तो हम अभी हम ये नहीं देख रहे कौन सा आएगा, 4 आएगा 6। अब हमको सिंपल क्या देखना है, 3 से नेक्स्ट डिजिट क्या होता है, 4, 4 3 से क्या होगा 12, 12 और 12 बराबर, मीन्स बड़ा वाला चूज करना है। बड़ा मीन्स 5 से ऊपर वाला नहीं, 5 से नीचे वाला। तो नीचे वाले में 6 कहाँ आता है, हमें मालूम है 5 के बाद वाले 6 है, तो 6, राइट इट डाउन 6। तो हमने आंसर देखो डायरेक्ट निकाल लिया, 36 का स्क्वायर, बिना लिख के। इस टेबल को भी आपने अपने माइंड में याद है आपको, और याद भी क्या करना है आपको, बड़ा वाला या छोटा वाला चूज करना है, बिगर वन और स्मॉलर वन। तो एक बार आपको क्लियर हो गया कि 5 के ऊपर जाना है कि 5 के नीचे जाना है, और ये मैं आपको बताया तो 5 होगा, उसके बाद 6 आता ही है, उसको रोटेट कर दो, 9 हो गया, फिर 4 और 1, इनिशियली 1 होता है, ये 1 होता है, 4 कहाँ आएगा, यहाँ रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स निकाल सकते हैं, एंड दिस इज द क्विक मेथड कॉल। So let's start the chapter with Euclid division lemma, because we have already done the revision part. यूक्लिड कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, बेसिकली मैथमेटिशियन थे, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, राइट। उन्होंने बहुत सारी थ्योरम्स दी थी या पोस्टुलेट्स दिए थे, तो उन्होंने एक डिवीजन लीमा दिया था। लीमा मतलब क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट जो दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने में हेल्प करती है, उसको बोला जाता है लीमा, लीमा। तो डिवीजन लीमा या यूक्लिड डिवीजन लीमा को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्विज, एक पहेली को सॉल्व करते हैं। यदि हमने पहेली सॉल्व कर दी तो हम ये समझ जाएंगे कि डिवीजन लीमा होता क्या है। तो पहेली ऐसे है कि अ ट्रेडर वाज मूविंग अलोंग अ रोड सेलिंग एग्स, अंडे बेचता था एक आदमी। एन आइडलर, एक खाली आदमी था, who didn't have much work to do, started to get the trader into a worldly duel, दोनों में लड़ाई झगड़े हो गए। This grew into a fight, जब फाइट होगी तो क्या, he pulled the basket with eggs and dashed it on the floor, the eggs broke, जब सारी उसने बास्केट नीचे उसकी फेंक दी बेचारे की, तो अंडे टूट गए। The trader requested the panchayat to ask the idler to pay for the broken eggs, टूटे हुए अंडे के लिए ट्रेडर ने पंचायत से रिक्वेस्ट किया कि इस बंदे ने मेरे सारे अंडे तोड़ दिए हैं, बहुत सारे, जितने अंडे टूटे हैं उतना ही बंदा मेरा पेमेंट करे। द पंचायत आज द ट्रेडर, जो अंडे बेच रहा था उस ट्रेडर से पंचायत ने पूछा, हाउ मेनी एग्स वर ब्रोकन, कितने अंडे टूट गए तुम्हारे। एंड ही गिव द फॉलोइंग रिस्पॉन्स, एंड जो अंडे बेचने वाला ट्रेडर है उसने ये रिस्पॉन्स दिया। अब इस रिस्पॉन्स को देख के आपको बताना है उसके अंडे कितने टूटे। तो रिस्पॉन्स बड़ा ट्रिकी देता है, 3-4 तरीके से देता है। पहला क्या बोलता है, इफ आई काउंटेड इन पेयर्स 1 विल रिमेन, पेयर में काउंट करूंगा तो एक बचेगा। इफ आई काउंटेड इन 3, मतलब 3 के पेयर में करूंगा, 1 2 3, तीन अंडे लेके चलूंगा, देन 2 विल रिमेन। सिमिलरली यदि मैं 4-4 अंडे काउंट करता हूँ, उनका सेट बनाता हूँ, इफ काउंटेड इन 4, देन इन द एंड कितने बचेंगे, 3 एग्स विल रिमेन। सेम वे में यदि मैं 5 का सेट बना के चलता हूँ तो 4 विल रिमेन, एंड इफ इट इज 6 देन 5 विल रिमेन, एंड इफ इट्स 7 नथिंग विल रिमेन। मतलब मैं 7 का सेट बनाता हूँ, 7 अंडों के एक सेट बनाता हूँ, तो वो सेट परफेक्ट बनेंगे और उसमें नथिंग, कुछ बचेगा नहीं, कोई भी अंडा नहीं बचेगा। एंड एक और चीज़ बोलता है वो, माई बास्केट कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 150 एक्स, मेरी जो बास्केट है उसमें 150 एक्स से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते हैं। दैट मीन्स नाउ द क्वेश्चन इज, तो क्विज में ये जो ट्रेडर है, जो पंचायत ने उससे पूछा कितने अंडे हैं, तो पंचायत कैसे पता लगाएगी कितने अंडे हैं, एंड दिस इज अ मेजर थिंग। सो हाउ मेनी एग्स वर देयर, कैन यू फाइंड आउट, एंड लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स द नंबर ऑफ एक्स बी से ए, हाँ सबमिशन लेते हैं, सपोज इसमें ए एक्स थे, तो ए एक्स इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, और नीचे से उल्टा स्टार्ट करते हैं, तो कितने एक्स हैं, तो हम बोल सकते हैं ए जो है बास्केट के अंदर मैक्सिमम जो हो सकते हैं 150 और उससे कम, क्योंकि उसने बोला इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते, तो 150 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो फर्स्ट हमारी एक कंडीशन आ गई कि ए टोटल नंबर ऑफ एक्स विल बी ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू 150। सेकंड से क्या, इफ काउंटेड इन 7 नथिंग विल रिमेन, सो आई कैन राइट ए इज इक्वल टू 7 के सेट है 7 इंटू पी प्लस 0, वेयर पी इज सम नेचुरल नंबर। मान लो उसके नंबर ऑफ सेट्स पी बनते हैं,
तो 7 टाइम्स p कर देंगे और रिमाइंडर 0 है, राइट। तो आई कैन से a इज इक्वल टू 7p प्लस 0, ये लिख सकते हैं। सेम वे में 6 का यदि पेयर बनाऊं तो 5 रिमाइंडर बचेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 रिमेनिंग बचेंगे। तो राइट इट डाउन, आई कैन राइट a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 वेयर q इज अ नेचुरल नंबर। q मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ p कोई नंबर है, डिफरेंट सेट्स, क्योंकि p क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 7 का सेट बना रहा हूँ, यहाँ 6 का सेट बना रहा हूँ, नंबर ऑफ सेट्स डिफरेंट हो गए, इसलिए मैंने p q अलग से दिया है। सेम वे फॉर द अदर रिमेनिंग आई कैन राइट 5w इंटू 4, क्योंकि 4 रिमेनिंग है, यहाँ पे क्या है 4 का सेट बनाया तो 4 में 3 रिमेनिंग, 4s प्लस 3। सेम वे में 3 में लिख सकता हूँ, 3 सेट का बनाऊंगा 3t प्लस 2, और ये t s w क्या है, सब नेचुरल नंबर है, इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, राइट। एंड इफ पेयर्स, if counted in pairs 1 will remain, that means a is equal to 2u plus 1, I can write this way। अब इसको देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल लेते हैं, यदि मैं एक नंबर है 15, उसको मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 6 2 जा 15, आई कैन राइट दिस वे। तो 6 2 जा क्या हुआ 12, 12 के बाद 15 करने के लिए क्या रिमेनिंग रह गया 3, तो 15 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 6 इज इक्वल टू, नो सॉरी 15 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 3, राइट। बट ये आपने पढ़ा था लास्ट टाइम 9th में कि 15 क्या है, इज अ डिविडेंड, जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 6 से, दैट इज कॉल्ड डिवीजर। जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड क्वोशिएंट, और जो रह जाता है दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो ये हमने पढ़ा था। तो ये पढ़ा था यदि मैं नंबर्स की जगह यदि मैं ए बी सी फॉर्म में लिख दूँ तो आई कैन राइट इफ डिविडेंट इज ए, एक नंबर है ए जिसको मैं बी से डिवाइड कर रहा हूँ, जिसका आंसर क्यू आ रहा है, पर स्टिल रिमाइंडर आर रह जा रहा है, राइट। और आर जब भी रिमाइंडर होगा उसकी कंडीशन क्या होगी, आर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, या तो जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा, बट लेस देन बी, जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ उससे आर छोटा होगा, ये कंडीशन रहती है, राइट। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते थे, हमने क्या पढ़ा था, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड रीस्टेटमेंट ऑफ द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। यही तो है लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, जब किसी भी चीज़ को हम किसी से डिवाइड करते हैं, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, लंबी सी डिवीजन प्रोसेस होती है कि ए को यदि मैं बी से डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्यू आएगा, प्लस रिमाइंडर आर रह सकता है, और रिमाइंडर जो रह जाएगा वो ऑलवेज जिस भी नंबर से मैं डिवाइड करता हूँ उससे तो छोटा होगा, और ग्रेटर देन आइदर इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो होगा, राइट। एंड ये यदि मेरे को मालूम है तो मैंने देखो ऊपर क्या लिखा है, यही तो लिखा है, किसी को भी देख लो, देखो यहाँ लिखा है, जैसे इस वाली को लें कि मैं ए को डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, आंसर क्या आ जा रहा है, एस रह जा रहा है, मतलब एस आ रहा है, प्लस 3 एज अ रिमाइंडर। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट क्या है, हमने लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से ये हमने लिखा हुआ है, जहाँ पे ए जो है वो सब डिवीजन है, जो 7 6 5 4 3 2 क्या है वो डिवीजर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, क्यू हमारे क्वोशिएंट है, और ये जो नंबर दिया 1 2 3 4 5 और 0, दीज आर कॉल्ड रिमाइंडर्स। एंड इफ दैट इज द केस, तो जो यूक्लिड डिवीजन लीमा होती है वो क्या होती है, वही यही चीज होती है। क्या आने का मतलब क्या हुआ, अब देखो हम इसको पढ़ते हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, यदि दो इंटीजर हैं ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, दो इंटीजर होंगे, दो यूनिक इंटीजर होंगे क्यू एंड आर, जो सेटिस्फाई कर रहे होंगे इस इक्वेशन को। और ये इक्वेशन क्या है, हमने अभी पढ़ी थी, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कि मीन्स ए को मैं डिवाइड कर रहा हूँ बी से, मीन्स ए एंड बी दो इंटीजर है, ए बड़ा इंटीजर है बी छोटा है, तो एक इंटीजर को मैं बी से यदि डिवाइड करूँ तो कुछ आंसर आएगा क्यू, और कुछ यदि रिमाइंडर रह जाएगा आर, और आर क्या होगा, बी जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ उससे छोटा होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। यही थी लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। अब उसी लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस को, ये तो अभी हम बोलते हैं ना लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, राइट। जब यूक्लिड था तो उसने उस चीज को अपने टाइम में क्या बोला था, यूक्लिड डिवीजन लीमा। ये वो स्टेटमेंट है, या ये स्टेटमेंट जो मैं और बहुत सारी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने में यूज करूंगा, तो यूक्लिड ने इसको बना दिया था, तो इसको हम थ्योरम बोल सकते हैं। इस चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 की थ्योरम 1.1 हो गई, जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लीमा। तो याद रखिए यूक्लिड डिवीजन ना, और इसी की हेल्प से हम क्या प्रूव करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अल्टीमेटली हमको समझना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम को प्रूव करने के लिए हम इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे, ये दिया, और ये स्टेटमेंट क्या है, दैट इज कॉल्ड लीमा।
one statement which will help me to prove this Euclid division algorithm. अभी एल्गोरिथम क्या है अगले नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। तो याद होगी यूक्लिड डिवीजन लीमा, दोबारा रिवीजन कर लेते हैं कि a और b दो इंटीजर हैं जिसमें a बड़ा है, b से यदि मैं डिवाइड करूंगा तो कुछ आंसर आएगा q और कुछ रिमाइंडर आएगा। दैट मीन्स q और r हमेशा यूनिक होंगे, ऑलवेज एक ही चीज रहेगी। अब मैं b को a से कितनी बार भी डिवाइड करूं, हमेशा ये स्टेटमेंट या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यदि मैं चारों नंबर a b q और r को लिखूंगा तो वो यही इक्वेशन में सेट होंगे, एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट इज यूनिक। ये यूक्लिड साहब ने पता लगाई थी, और क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं इसलिए यूक्लिड ने की थी, डिवीजन हम कर रहे हैं, एंड इज द स्टेटमेंट which will help me to define Euclid division algorithm. Clear? So let's understand what is Euclid division algorithm. And Euclid division algorithm में पहली बात तो डिवीजन मालूम है, यूक्लिड मालूम है। एल्गोरिथम मीन्स क्या होता है? एल्गोरिथम मतलब क्या होता है? A series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem. किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, हम स्टेप्स शो करते हैं। अब मान लो आपको किसी बिल्डिंग के टॉप पे जाना है, राइट, 100 स्टोरी बिल्डिंग है, तो वेल डिफाइंड स्टेप्स क्या है? आप पहले उस बिल्डिंग के नीचे आएंगे, राइट, फिर आप लिफ्ट ढूंढेंगे या स्टेयरकेस, और वन बाय वन करके स्टेयरकेस से धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे। तो यू हैव टू फॉलो अ रूट। दो रूट है वहाँ पे, या तो स्टेयर फॉलो करो या आप जो है लिफ्ट को फॉलो करो, एंड देन यू कम आउट, फिर वहाँ से आप टॉप पे पहुँच गए। सो देयर इज अ वेल डिफाइंड स्टेप यदि आपको छत पे जाना है। कोई बोलेगा सर हेलीकॉप्टर यूज करके हम डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। यस, दैट इज अनदर वेल डिफाइंड स्टेप कि मीन्स पहले आपको हेलीकॉप्टर परचेज करना होगा, फिर उससे हायरिंग पे लेके आपको जाना पड़ेगा, परमिशन लेंगे गवर्नमेंट की, तभी आप उस बिल्डिंग के टॉप पे उतर सकते हैं, प्रोवाइडेड उस पर हेलीपैड हो। दैट मीन्स देयर आर वेल डिफाइंड स्टेप्स टू रीच एट टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक, सेम वे में मैथमेटिक्स के अंदर में जो एल्गोरिथम्स होती हैं वो सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, उन सीरीज ऑफ स्टेप को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। एंड ये एल्गोरिथम वर्ड सबसे पहले किसने बताया था? सो मोहम्मद इब्न मूसा जो थे, ये पर्शियन मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इस वर्ड को यूज किया था सबसे पहले, राइट। और इन्होंने जो यूक्लिड ने डिवीजन एल्गोरिथम जो बनाई थी, उन्होंने ये बेसिकली इट इज अ टेक्निक, तो एल्गोरिथम क्या बोल सकते हैं? वेल डिफाइंड स्टेप्स है, तो इज अ टेक्निक टू कंप्यूट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या शॉर्ट फॉर्म में बोलता है? एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर। यदि दो पॉजिटिव इंटीजर्स का आपको एचसीएफ निकालना है तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, सो दैट आप एचसीएफ निकाल सकते हो। वैसे एचसीएफ तो आपको निकालना आता ही है, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाई है और हमने आप रिवाइज किया भी था, राइट। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे एचसीएफ निकालते हैं हम ये सीखेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब हमको एचसीएफ निकालना है टू इंटीजर 455 एंड 42। तो इस टेक्निक से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से यदि मैं निकालता हूँ तो क्या टेक्निक होती है? देखो ऐसे करते हैं, बड़ा नंबर क्या है? 455, छोटा है 42, तो 455 को 42 से डिवाइड कर दो, तो आई कैन राइट 455 इज इक्वल टू 42 को 10 टाइम्स डिवाइड किया तो 10 आया, और रिमाइंडर क्या बच गया? 35। आई कैन राइट दिस वे। और ये क्या है, हमने कहाँ से निकाला? यूक्लिड लीमा, जो भी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था, राइट। तो हम यूक्लिड लीमा को यूज करते हुए एचसीएफ निकाल रहे हैं, दैट मीन्स यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि है क्या। तो हमने यूक्लिड लीमा को हमने यूज किया, और हमने दो नंबर को, ये दो इंटीजर्स हैं, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एंड दिस विल बी अ यूनिक वे। अब मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, ये जो 42 है जिससे मैंने डिवाइड किया, और जो रिमाइंडर आया 35, अब मैं क्या करूँगा? 42 को 35 से डिवाइड करूँगा, तो राइट इट डाउन सेम वे में लिखते हैं हम। 42 को डिवाइड किया 31 से, तो क्या वन टाइम कर सकता हूँ, प्लस क्या रह जाएगा? 7 रिमाइंडर, 7 रिमाइंडर रह गया। फिर मैंने क्या किया? 35 से को अब क्या करूँगा? इसको मैं 35 से 7 जो रिमाइंडर है उसको फिर डिवाइड करूँगा। लेट्स डू इट। 35 को 7 से डिवाइड किया, 7 5 से 35 प्लस रिमाइंडर क्या? 0। तो जब मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, और जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ जो लास्ट नंबर, जब मैं ऐसे नंबर से डिवाइड करूँ जिससे कि रिमाइंडर मेरा 0 हो जाए, तो ये जो लास्ट डिवीज़र जो मेरा है जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ
इस नंबर को डिविडेंड को, तो 7 विल बी माई SCF. So we can say the SCF of 4, 55 and 42 is divisor at this stage, that is 7. इस स्टेज में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 0. अब कुछ और बचा नहीं है, 100% परफेक्टली डिवाइड हुआ है, तो दैट मीन्स 7 इज माई SCF. और इस SCF को हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, हमको मालूम है फैक्टराइजेशन अभी हमने पढ़ाई था कि मैं इसके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकालता और इन दोनों में क्या करता, पेयरिंग करता, देखता कौन सा पेयर बना ये, तो दैट्स मीन्स यस. देखो यहाँ पे भी 7 आया, यहाँ पे भी SCF 7 आया, तो मीन्स मैंने इस तरीके से, यूक्लिड साहब ने उस जमाने में जब उनको ये नई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं मालूम था, तो उन्होंने यूक्लिड लीमा को यूज करते हुए उन्होंने SCF निकाल लिया था. और ये जो उन्होंने निकाला SCF, क्यों ये काम करता है, यदि कोई क्वेश्चन पूछे व्हाई दिस मेथड, ये जो मेथड है जिस तरीके से कि हमने किया, इस नंबर को इससे डिवाइड किया, फिर जो आया उससे उसको करते गए, क्यों काम करता है, ये इसलिए काम करता है बिकॉज इट वर्क्स ऑन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. ये यूक्लिड के जो डिवीजन एल्गोरिथम है उस पर काम करता है. और डिवीजन एल्गोरिथम मीन्स क्या होता है, एल्गोरिथम मीन्स वेल डिफाइंड, क्योंकि हमने सिस्टमेटिक वे में मेथड में स्टेप्स को फॉलो किया. कौन कौन से स्टेप्स, लेट्स राइट इट डाउन. अब 455 की जगह 442 की जगह मैं बोल सकता हूँ A and B. Let's see. To obtain SCF of two positive integers, say C and D. यदि C and D दो positive integers हैं, मुझे इनका SCF पता लगाना है. And C is greater than D. One of them is greater than other. Then follow the below steps. तो ये यूक्लिड डिवीजन जो है, अब ये डिफाइन कर रहे हैं हम कि हमको दो नंबर पॉजिटिव इंटीजर से C and D हैं, where C is greater than D, then we have to follow the certain steps to find out SCF. Step number 1 क्या करना होगा, apply Euclid division lemma to C and D. C और D में हमको करना है so that we find the whole number Q and R. Q और R निकाल लेंगे, यही तो निकालेंगे जो हमने यहाँ एग्जैक्टली ऊपर किया है, राइट. सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इफ R is equal to 0, यदि रिमाइंडर 0 आ गया जैसे यहाँ आया था, D is the SCF. जो हमारा जो वैल्यू है, D की वैल्यू जो आएगी, D क्या है यहाँ, ये है जिससे हम डिवाइड करें डिवीजर. D is the SCF of C. D क्या होगा, SCF किस किस का होगा, जो नंबर है C and D, जो हमारे इनिशियल नंबर थे C and D. यहाँ पे क्या 455 और 42, यही दो नंबर थे, इन्हीं का तो रिमाइंडर निकाला 7, राइट. इफ R is not equal to 0, यदि R रिमाइंडर 0 नहीं है, तो क्या करना, अप्लाई द डिवीजन लीमा टू DNR. तो जो DNR क्या है, D जिससे डिवाइड किए और R क्या है, रिमाइंडर, यही तो है, D और R, D और R में करते जाओ. तो हमने देखो ये किया, पहले इसको डिवाइड किया, ये रिमाइंडर आ गया, फिर इसको रिमाइंडर से डिवाइड कर दिया, फिर यहाँ एक रिमाइंडर आ गया, अब ये 0 नहीं हुआ, तो फिर हमने क्या किया, 35 को 7 से डिवाइड कर दिया, तब तक जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए. दैट इज व्हाट दे हैव रिटन हियर. इफ R रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, D इज द SCF. जब ये 0 हो जाएगा तो ये से SCF हो जाएगा. Else if it is not 0, apply the division lemma again to DNR, जिससे डिवाइड करें डिवीजर और रिमाइंडर पे करते जाओ, लीमा लगाते जाओ. Continue the third step क्या, continue the process till the remainder is 0. The division at this stage will be the required SCF. जब रिमाइंडर 0 हो जाए, जैसे यहाँ हो गया ऊपर, तो जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, that divisor will be the SCF of those two numbers. हमारे केस में नंबर क्या है, C and D का, वो क्या होगा हमारा वो होगा क्या होगा, SCF होगा. ठीक. एक और इम्पोर्टेंट चीज, 42 और 35. अब हम देखो SCF इसका निकाल रहे थे, ये दो नंबर का 455 और 42, इनका रिमाइंडर निकाल लेते हैं. तो इनका SCF जो होगा वही SCF 42 और 35 का होगा, 35 और 7 का भी वही SCF होगा, और 7 और 0 का भी SCF होगा. तो दैट मीन्स जो भी हमारे C and D हैं, C and D तो क्या हमने इसे नीचे लिए, C and D दो नंबर, और यहाँ क्या है C and D ये दो नंबर, SCF of those two numbers is equal to SCF of डिवीजर एंड रिमाइंडर. ये देखो डिवीजर एंड रिमाइंडर, ठीक. तो ये चीज हमको याद रखनी है हमेशा. यहाँ तक क्लियर, वेरी गुड. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि ये यूक्लिड काम कैसे करती है. अभी तो मैंने सीख लिया, बट अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं. तो एग्जांपल नंबर 1, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड SCF ऑफ दीज टू नंबर्स. निकालो कैसे,
हमको पहला स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप इज विच वन इज ग्रेटर, ये बड़ा है ये बड़ा है, तो दिस इज मोर, कितना है 12,576, वेयर दिस नंबर इज 4,052, तो बड़े को छोटे से डिवाइड करना है, तो डू इट। Since step 1, since this number is greater than this, we applied, क्या अप्लाई करेंगे, डिवीजन लीमा, डिवीजन लीमा मीन्स डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके वो स्टेटमेंट निकालेंगे, डिवाइड करो, डिवाइड करने पे किया तो हम इसको लिख सकते हैं 405 डिवाइड बाई 3, तो रिमाइंडर क्या रह गया 420, दिस वे आई कैन राइट। अब देखो रिमाइंडर जो है 420 जीरो नहीं है, दैट मीन्स मुझे डिवीजर को रिमाइंडर से डिवाइड करना होगा, तो अब 405 को क्या, नेक्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप फॉलो करो, सेकेंड स्टेप में वही लिखा है जो मैं बोल रहा हूँ, ये क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं है, वी विल अप्लाई डिवीजन लीमा अगेन, अब किस किस पे लाएंगे, जो जिससे डिवाइड कर रहे थे और जो रिमाइंडर, इन दोनों पे करेंगे, लेट्स डू इट। तो आई कैन राइट 420 को डिवाइड करूँ, इसको डिवाइड करूँ 420 से, तो इंटू 9 प्लस बचेगा 272, ठीक, अगेन रिमाइंडर इज नॉट जीरो, तो फिर डिवीजन लीमा लगा दो, किस किस के बीच में, 420 और 272 से, तो देखो यहाँ पे 420 721 से किया वन टाइम, प्लस 148, अगेन इट इज नॉट जीरो, अगेन 272 को यहाँ लिख दो, 148 से डिवाइड करो, तो इंटू 1 प्लस 124, स्टिल इट इज रिमाइंडर इज नॉट जीरो, अब क्या करना है 148 को डिवाइड करो 124 से, तो 1 टाइम्स होगा प्लस 24, अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो 124 को किससे डिवाइड करेंगे, 24 को कर दो, 124 को 24 5 सा प्लस 4, अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो अब क्या करना होगा 24 को डिवाइड करना होगा किससे, 4 से, लेट्स डू इट। तो 6 4 24 प्लस जीरो, देखो रिमाइंडर यहाँ जीरो आ गया, दैट मीन्स जैसे ही हमारा रिमाइंडर जीरो आया, तो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं लास्ट में, वो क्या है 4, तो वी विल से the divisor here at this stage is 4, so the SCF of these two number, जो ये जो दो नंबर जिससे हमने स्टार्ट किया है यहाँ पे डिवीजन लीमा लगाना, तो उनका SCF क्या होगा 4, और इसको आप सिंपल जो टाइम फैक्टराइजेशन से भी आप निकाल के अलग से सेपरेटली देख सकते हो, तो आंसर SCF विल बी 4 ओनली। एक चीज जो हमने इंपॉर्टेंट क्या बोली थी कि एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स, या जो भी डिवीजन और रिमाइंडर आ रहा है, तो इसमें इतने सारे है, दिस दिस 420 272 272 148 148 124, या 124 24 24 और 4, या 4 और 0, ये सारे एचसीएफ, इन सब नंबर्स के भी ये जो पेयर्स और नंबर बन रहे हैं बार बार अगेन, जिन पे हम डिवीजन लीमा लगा रहे हैं, उनका एचसीएफ क्या होगा, सबका सेम होगा, सेम कितना होगा 4, clear? So we can write SCF of 24 and 4. This means this and this is equal to SCF 124 and 24 means उससे ऊपर वाला 124 and 24. सेम वे में वही जो नीचे लिखा है 148 and 124. यहाँ देखो 272, 272 and 120 मीन्स इन दो नंबर का SCF वो सबका क्या होगा, सेम होगा, दैट इज 4। ओके, डिवीजन एल्गोरिथम के और भी बहुत से एप्लीकेशंस होते हैं, एंड स्पेशली टू फाइंड द प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। इनको कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स की हम बात कर रहे हैं और कहाँ हम डिवीजन एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं। सो एग्जांपल नंबर 2 इज शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1 वेयर q क्या है, इज सम इंटीजर। ये हमको प्रूव करना है, एंड दिस वी प्रूव इट बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बहुत इजीली हो जाता है इससे। लेट्स डू इट। लेट्स से a and b are two positive integers and such that a is greater than b and b की वैल्यू है 2। if we know two integers positive integers और ये भी मालूम है कि कौन सा बड़ा है, तब हम डिवीजन एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं। तो लेट्स यूज इट। so we can say then by Euclid algorithm और लीमा, a को हम लिख सकते हैं 2। 2 क्यों लिख रहे हैं हम, ट्वाइस ऑफ q, क्योंकि b की वैल्यू क्या है, a को डिवाइड कर रहे हैं b से, तो वी कैन राइट a डिवाइड बाय b दैट इज 2 ट्वाइस ऑफ q। q आंसर आया, डिवाइड a को यदि 2 से डिवाइड किया q आया, प्लस रिमाइंडर बचा r, वेयर q क्या है, इज सम इंटीजर ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन में यदि ये होगा तो रिमाइंडर की जो वैल्यू होंगी क्या होंगी, डिवीजर से 2 से कम होंगी और 0 से ज़्यादा होंगी या इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, either it will be 0 or 1 because
R is always greater than 0, greater than or equal to 0 or less than 2, and 2 क्या है यहाँ पे, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं. If that is the case, then for r is equal to 0 and r is equal to 1, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार यहाँ 0 रख दो, एक बार 1 रख दो, तो a would be either a is equal to 2q, और क्या हो सकता है, a is equal to 2q plus 1. अब कोई भी नंबर यदि q क्या है, सम इंटीजर लिया था हमने, और 2 से यदि कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज क्या होगा, वो इवन ही होगा. दैट मीन्स इवन की फॉर्म क्या हो गई, 2q, यही तो लिखा है. और यदि ये इवन की फॉर्म ये हो गई, देन 2q प्लस 1 क्या होगा, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जिसकी फॉर्म क्या बोलते हैं हमने, 2q प्लस 1. सो हैंस वी प्रूव दिस कि इवन इंटीजर्स की फॉर्म 2q होगी और ऑड इंटीजर की फॉर्म क्या होगा, 2q plus 1, where q is some integer, and we have proved it by Euclid division algorithm से. कितना इजीली प्रूव हो गया. Let's take one more example. So example number 3, क्या इसमें प्रूव करना है कि show that any positive odd integer is of the form 2q plus 1 या 2q plus 3 होता है, where q is some integer. तो odd integers की फॉर्म ये दो फॉर्म होती है ऑलवेज. हमको क्या यूज करना है, यूक्लिड एल्गोरिथम. हम एग्जैक्टली जैसे ऊपर यूज किया वैसे ही करते हैं, पर थोड़ा सिंपलर फॉर्म में लिख देते हैं. हम यहाँ ए और बी है इस तरीके से नहीं करते, थोड़ा फास्ट चलते हैं. तो हम क्या लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, लेट अस स्टार्ट बाय टेकिंग ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर. ये ऑड इंटीजर मान के चलते हैं. वी अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम विद ए एंड बी, जहाँ हम बी की वैल्यू ले लेते हैं 4. यहाँ पे हमने ऊपर क्या ली थी, 2. तो ए एंड बी दो इंटीजर्स हैं, राइट, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं, और b की वैल्यू है 4. तो जो रिमाइंडर होगा, यदि ये दो इंटीजर हैं यूक्लिड एल्गोरिथम के हिसाब से, जैसे हमने यहाँ लिखा था a इज इक्वल टू 2q प्लस 4, तो r आया था रिमाइंडर, तो रिमाइंडर जो होगा तो विल बी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 4 होगा. सो द पॉसिबल रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, क्योंकि 4 से कम होगी तो ये 4 वैल्यू हो सकती है. एंड दिस इज द दीज आर द वैल्यूज. जैसे हमने यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 और 1 रखा था, तो ये दो वैल्यू थी. ऐसी r इज इक्वल टू मैं 0 1 2 3 4 रखूंगा, तो a इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 4 टाइम्स ऑफ q. तो आई कैन राइट a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ q, वेयर r इज इक्वल टू 0. 1 होगा तो 4q प्लस 1 लिख सकता हूँ, या मैं लिख सकता हूँ 4q प्लस 2 2 के लिए, और 3 केस में क्या होगा, 4q प्लस 3, वेयर q इज अ कोशेंट, राइट. और जब ये इन चारों को मैं ध्यान से देखूं, तो ये देखो 4 टाइम्स ऑफ q, तो ये तो इवन हो गया, और ये यहाँ से 2 बाहर निकाल लो तो ये भी क्या हुआ, ये भी नंबर इवन हो गया. तो दो तो इसमें से इवन हो गए, तो दो तो कट ही गए. तो ये दोनों तो हमारे क्योंकि डिविजल बाय 2 है, तो ये तो ऑड हो ही नहीं सकते. दैट मीन्स ये दोनों ऑड नहीं सकते, तो ऑड कौन से बचे, हमारा बचा 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3. सो देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में होंगे ऑड इंटीजर्स 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 फॉर्म में होंगे, हम लिख सकते हैं. एंड कॉन्फिडेंटली वी कैन से कि q की कुछ भी वैल्यू डालोगे द नंबर विल बी ऑलवेज ऑड. ऊपर वाले केस में हमने क्या बोला था, ऑड क्या होंगे, 2q प्लस 1. सो एक ये भी फॉर्म हो गई, 2q प्लस 1 भी ऑड इंटीजर होते हैं, 4q प्लस 1 भी या 4q प्लस 3 भी ऑड इंटीजर. हेंस वी प्रूव्ड इट. और ये सब चीजें हमने जो प्रूव की हैं वो क्या यूज किया हमने, यूक्लिड एल्गोरिथम. और ये प्रॉपर्टीज हुई, इवन और ऑड नंबर की प्रॉपर्टीज ही तो हुई. यही हम बताना चाह रहे थे कि डिवीजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर को डिफाइन कर सकते हैं. सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, एंड दिस इज अ प्रैक्टिकल वन, तो और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी. सो एग्जांपल नंबर 4 क्या है, अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of burfis that can be placed in each stack for this purpose? समझ में आया क्वेश्चन? वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या बहुत सिंपल सा है. सेलर जो है मिठाई बेचने के पास एक तस्तरी है, एक ट्रे है, जिस उसके पास दो तरह की बर्फी है, एक काजू बर्फी एक बादाम बर्फी. ये 420 है 130. वो उनके स्टैक बनाना चाहता है, मीन्स ऐसे हीप बनाना चाहता है. और वो चाहता है कि हीप जो हो वो इस तरीके के बने कि उनमें सेम नंबर ऑफ बर्फीज आए, और वो ट्रे का मिनिमम एरिया लें.
लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रेल है, राइट। कम से कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बर्फी सिमिलर स्टैक्स की बन जाए। सो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी स्टैक, मतलब ये जो स्टैक बनेगा, एक हीप बनेगा, उसमें नंबर ऑफ बर्फी कितनी रखूं सो दैट बराबर हूँ एक तो, और मिनिमम एरिया ऑफ द ट्रेल है वो मेरे को बताना है। यदि मैं इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से समझूं तो सिंपल बोल रहा है लीस्ट एरिया निकालने के लिए आप इन दोनों बर्फीज का, दो नंबर है, काजू बर्फी बोलो या बेसिक बोलो, दो नंबर्स, इनका एचसीएफ निकाल दो तो वही लीस्ट एरिया होगा। लीस्ट एरिया भी लेंगे और सेम साइज होगा। बट इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाया है कि हमको और यूज क्या करना है, यूक्लिड एल्गोरिथम। तो यूक्लिड एल्गोरिथम से कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स डू दैट, सॉल्व इट। सो दिस कैन बी डन बाय ट्रायल एंड मेथड। पहली बात तो सिंपल तरीका यह है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो ट्रायल एंड मेथड से स्टैक्स बनाओ, पता लगा लो। अदरवाइज तरीका है, वी कैन डू इट सिस्टमेटिकली बाय फाइंडिंग एचसीएफ, दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लो, उतनी ही बर्फी लेंगे। Then this number will give the maximum number of burpees in each stack and the number of stacks then will be least. Number of stack कितने बनेंगे, ये जो stack बनाने ही ये भी कम से कम बनेंगे और उसमें मैक्सिमम बर्फीज आएंगे, राइट। और जब नंबर ऑफ स्टैक्स कम से कम बनेंगे, मैक्सिमम बर्फी आएंगे, तो एरिया क्या होगा, ऑटोमेटिकली लीस्ट होगा। यदि हम यूक्लिड एल्गोरिथम से इसको सॉल्व करते हैं, मींस वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। यदि वो क्वेश्चन में सिंपल लिखा कि भाई आप एचसीएफ निकाल दो दो नंबर का, तो आप निकाल सकते थे, तो उसने घुमा के पूछा आपसे। सो यूक्लिड एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालने का तरीका है, दैट मींस दिस इज द बिगर नंबर, दिस इज द स्मॉलर, इसको इससे डिवाइड करो 130 को, 40 420 को 130 से, एंड यूक्लिड एल्गोरिथम लगा। लेट्स डू इट। 420 को 130 से डिवाइड किया, 130 से डिवाइड किया 3 आया, रिमाइंडर बचा 30। तो ये जीरो नहीं है, रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो क्या करेंगे, और 130 को 30 से डिवाइड करेंगे। लेट्स डू दैट। 130 को 30 से डिवाइड किया, 30 इंटू 4, और 4 3 क्या 120, और 10 बचा। अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ है, क्या करेंगे, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, ये तो इजीली हो जाएगा। 10 3 is 30, रिमाइंडर क्या जीरो, दैट मीन्स द रिमाइंडर जैसे ही जीरो हुआ यूक्लिड एल्गोरिथम से, जैसे ही रिमाइंडर जीरो हुआ, तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं दैट विल बी द हमारा एचसीएफ। सो द एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130 इज 10, और यही हमने बोला था स्टैक का साइज हो जाएगा। सो देयरफॉर वी कैन से द स्वीट सेलर कैन मेक स्टैक ऑफ 10 burfis for both kind of burfis. Okay, clear? Now, the fundamental theorem of arithmetic. ये हमारा सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, हमने पहले भी पढ़ी है। वी नो दैट एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। कोई भी नेचुरल नंबर, यही हमने सीखा था। जैसे 2 है, 2 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2, और कोई नंबर लो 4 को क्या बोलेंगे 2 इंटू 2, ये इसके प्राइम फैक्टर हुए। एनी अदर नंबर 253, तो इसके प्राइम फैक्टर को 11 इंटू 23। ऐसे ही किसी भी चीज़ को लगाएं, सो नहीं चलता ही रहेगा। यदि हम कोई भी नंबर एग्जांपल लेते हैं, उसके फैक्टर निकाल सकते हैं और प्राइम फैक्टर्स, राइट। सो कैन वी से कैन एनी नेचुरल नंबर बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग प्राइम नंबर्स। यदि मैं प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो कोई भी नंबर बना सकता हूं क्या। लेट्स सी फॉर एग्जांपल के लिए कुछ प्राइम नंबर्स ले लेते हैं। सो टेक द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर से 2 3 7 11 एंड 23। ये हमने 5 नंबर ले लिए और ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। इन प्राइम नंबर्स से मल्टीप्लाई करके हम नंबर्स बनाते हैं। लेट्स मेक नंबर्स। तो हमने क्या किया, 7 इंटू 11 इंटू 23 एक नंबर बन गया। और क्या बन सकता है, 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23, 4 यूज़ कर ले। और क्या बन सकता है, पाँचों को मल्टीप्लाई कर दो एक नंबर बन गया। और क्या बन सकता है, इनकी हम पावर ले लें, मीन्स हमने ये थोड़ी बोला मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू टू ऐसे कर सकते हैं 3, दैट मीन्स 3 टाइम्स 2, एक बार 3, और 3 टाइम्स 7 लिया तो एक नंबर बन गया। और ऐसे ही तो निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। आई कैन राइट दिस वे, इसी वाले के अंदर यहाँ पे 2 की पावर 2 लगा दिया, बाकी सब सेम रखा, एक अनदर नंबर बन गया। सो इस तरीके से कहने का मतलब मेरे पास सिर्फ 5 ही नंबर है, 5 ही प्राइम फैक्टर्स हैं। आई कैन मेक इनफिनिट नंबर ऑफ अदर नंबर्स। अदर नंबर्स मीन्स ऑल आर नेचुरल नंबर्स में बना सकता हूँ। सो द क्वेश्चन इज, कैन वी प्रोड्यूस ऑल द कंपोजिट नंबर इन दिस वे। तो प्राइम नंबर के अलावा जो भी नंबर होते हैं जिनके प्राइम फैक्टर्स बनते हैं उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं।
तो क्या मैं सारे कंपोजिट नंबर बना सकता हूँ इस तरीके से? या दूसरी तरीके से पूछा जाए, डू यू थिंक दैट देयर मे बी अ कंपोजिट नंबर विच इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स? मीन्स पहले हम क्या बोल रहे थे कि प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हम कोई भी कंपोजिट नंबर बना सकते हैं। या दूसरे तरीके से ये आसान तरीका है कि कोई ऐसा कंपोजिट नंबर है जिसके जो कि ना जिसका प्रोडक्ट जो हो वो प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स ना हो। ऐसा कोई कंपोजिट नंबर यदि ढूंढ लें तो ये हमारी थ्योरम जो हमने बोल रहे हैं ऊपर लिखा है वो गलत हो जाएगी, जो स्टेटमेंट है या assumption है। सो लेट्स टेक, जैसे एक नंबर ये लिया 32760, इसके फैक्टर्स निकालते हैं, निकाल लो सेम तरीके से। सो मेनी फैक्टर्स, तो इसके फैक्टर आ गए। वी कैन से फैक्टर्स विल बी 2 की पावर 3, देखो 3 टाइम्स आया 2 2 2, 3 कितने आया 1 2, 2 टाइम्स आया 5 1 बाई 7 1 टाइम 13 1 टाइम। और नंबर लो, जैसे एक नंबर लेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके फैक्टर भी निकालेंगे तो ये आ गए। ये आप चेक कर लेना 3803 एंड 3607, ये आर प्राइम नंबर्स, दे आर प्राइम नंबर्स। दैट मीन्स हम ना करते जाएंगे पर हमें कभी भी कोई कंपोजिट नंबर नहीं मिलेगा जिसके फैक्टर्स प्राइम ना हो। सो दिस लीड्स टू अ कंजक्शन, मीन्स हम इस कंडीशन में पहुंच गए। कंजक्शन मीन्स उस मुहाने पर या उस कॉर्नर पे पहुंच गए या उस जंक्शन पे पहुंच गए। दिस लीड्स टू अ कंजक्शन दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स। ये प्राइम्स की प्रोडक्ट पावर्स का प्रोडक्ट है। वी कैन से दैट इस कंजक्शन पे इस निष्कर्ष पे पहुंचे। कंजक्शन मतलब निष्कर्ष। ये जो एग्जांपल्स हमने देखे किए, हम इनसे इस निष्कर्ष से पहुंच गए, पहुंच सकते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो तो इट कैन बी रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। पावर्स ऑफ प्राइम मीन्स दीज प्राइम नंबर्स की पावर्स ऑफ प्राइम का प्रोडक्ट होता है। एंड दिस statement is true and it is called fundamental theorem of arithmetics। जो हम पढ़ रहे हैं इसी को फंडामेंटल बोलते हैं। ये बेसिक है, बिल्कुल फंडामेंटल है और ये थ्योरम है, ऑलरेडी प्रूवन बाय मैथमेटिशियन, प्रूव्ड है। तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम है मैथमेटिक्स की, जहाँ अर्थमेटिक्स नंबर्स का खेल होता है। सो नंबर्स के खेल में मीन्स मैथमेटिक्स में सिंपल वो में हो सकते हैं कोई भी कंपोजिट नंबर, एनी नंबर, उसको हम प्राइम फैक्टर्स की पावर का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिसको हम ये निकालें। तो दिस इज अ फंडामेंटल थ्योरम, ये हमने पहले भी पढ़ी है, बस अभी हमने इसको डिफाइन कर दिया आपके लिए सिस्टमेटिक वे में। यहाँ ये क्लियर है। लेट्स मूव फर्दर। और ये सबसे पहले ये जो थ्योरम थी किसने बनाई थी? द प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स, उनका नाम क्या था? कार्ल फ्रेडरिक गॉस, फ्रेडरिच गॉस। तो इनको बोला जाता है प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स, जर्मन मैथमेटिशियन थे ये। ठीक है। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स हैज मैनी एप्लीकेशंस बोथ विद इन एंड आउटसाइड मैथमेटिकल वर्ल्ड। इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। So example number 5 is, consider number 4 की power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 power n ends with a digit 0। ये हमें चेक करना है कि किसी वैल्यू ऑफ n, कोई एक नंबर है नेचुरल नंबर, कोई n की ऐसी वैल्यू जिस पर वो वैल्यू डालने पर 4 की पावर n का जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा, उसका जो एंड डिजिट होगी वो जीरो होगी। ये हमको चेक करके देखना है ऐसा कोई नंबर है भी कि नहीं, और ऐसी या ऐसा कोई वैल्यू है n की जिस पर डालने पर ये जीरो आ जाए, लास्ट डिजिट जीरो आ जाए। तो इसको हम रिवर्स तरीके से सॉल्व करते हैं, नेगेटिव वे में। नेगेटिव वे में हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि नंबर 4 की पावर n फॉर किसी वैल्यू ऑफ n के लिए यदि एंड होता है विद द डिजिट जीरो, यदि होता है ऐसा, तो यदि कोई भी नंबर जीरो जिसके डिजिट लास्ट डिजिट जीरो, तो उसको हम ये बोल सकते हैं कि इट इज डिविजिबल बाय 5, 5 से भी डिवाइड होगा। और यदि 5 से डिवाइड होगा तो वी आर व्हाट वी आर सेइंग इज कि 4 की पावर n फॉर एनी वैल्यू ऑफ n हैज 5 एज अ प्राइम फैक्टर। दिस वी कैन से बिकॉज इट्स ट्रू। दैट इज, क्योंकि कोई भी नंबर यदि किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो उसका फैक्टर होगा। So that is the prime factorization of 4n would contain the prime number 5। यही मतलब हुआ। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? 4 की पावर n को थोड़ा मॉडिफाई करो। तो दिस कैन बी रिटर्न एज 4 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 पावर n, और इसको 2 बाहर लेंगे तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। तो देखो
या 4 की पावर n को हमने क्या कहते हैं 2 की पावर 2n। दैट मीन्स कोई भी नंबर n की कुछ भी डालूंगा तो वो इवन नंबर ही आएगा, राइट। और जो इवन आएगा हम 2 की पावर हम स्क्वायर कर रहे हैं या उसका उसको मल्टीपल ऑफ 2 करेंगे, 2 के दैट मीन्स ये मल्टीपल ऑफ 2 होंगे, दैट मीन्स 2 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर। सो वी कैन राइट the only prime factor in factorization of 4 की power n is 2 because it is power of 2। 3 4 5 और कोई नंबर आएगा नहीं, और जब ये 2 आएगा दैट मीन्स कोई ऐसा नंबर n होगा ही नहीं जो इसको 5 डिवाइड करे, 5 से डिवाइड हो, मतलब वो नंबर आएगा ही नहीं। और ये क्यों हो रहा है? This is because the uniqueness of fundamental theorem of arithmetics guarantees this। और वो क्या गारंटी करती है? दैट देयर आर नो अदर प्राइम्स इन फैक्टराइजेशन ऑफ 4n। 4n के अंदर जो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के अलावा कोई है ही नहीं। जब है ही नहीं, मैं कितनी बार भी इसके फैक्टर निकालूंगा किसी वैल्यू ऑफ n के लिए, वो ऑलवेज फैक्टर प्राइम फैक्टर क्या आएगा? 2 आएगा। 5 आ ही नहीं सकता है, और जब 5 नहीं आ सकता है तो 0 भी नहीं आ सकता है। सो दैट मीन्स there is no natural number n for which 4 की power n ends with the digit 0। So hence we have proved it। कैसे प्रूव किया? By fundamental theorem of arithmetic से। वेरी गुड। और क्या कर सकते हैं इससे? हम इससे ये भी कर सकते हैं, डू यू नो हाउ टू फाइंड SCF and LCM of two positive numbers using the fundamental theorem of arithmetics? और आपको ये आता है करना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से SCF और LCM निकालना? ध्यान से सोचो, आता है। एंड दैट इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो 6th 7th 8th 9th क्लास में पढ़ते हुए आए हो, उसी का उसी का नाम है। आप उसका नाम चेंज करके बोल दिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। इससे निकाल रहे हैं हम SCM LCM, और वो है सेम ही चीज। द मेथड इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो, इस प्राइम फैक्टराइजेशन और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से SCF दोनों हैं करीब करीब एग्जैक्टली एक सेम चीज, बट माइनर डिफरेंस है। तो वो क्या है उसको समझते हैं। समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। So example number 6 is find the LCM and SCF of 6 and 20 by prime factorization method। ये तो आप इजीली कर सकते हो, आपको आता ही करना। So let's do it। 6 के फैक्टर्स निकालो, 20 के फैक्टर्स निकालो, ऐसे ही निकालते हैं। लिखते कैसे हम? 6 को निकालेंगे, 6 को लिखेंगे 6 2 into 3, 20 को लिखेंगे 2 2 2, दैट मीन्स 2 into 2 into 5, ऐसे लिखेंगे। SCF निकालना है तो क्या है? पेयर निकाल लेंगे, एक ही पेयर बना 2, सो द SCF वुड बी, वी विल से 2। अब हमको क्या निकालना है? LCM। तो LCM कैसे निकालते हैं? दोनों को एक साथ लिखो और डिवाइड करते चले जाओ। तो हमारा LCM क्या है? 2 into 2 into 3 into 5, तो वी कैन राइट LCM is equal to 2 into 2 into 3 into 5, दैट इज 60। तो हमारा SCF भी आ गया और LCM भी आ गया, एंड वी हैव यूज्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन। बट यदि हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स यूज करते तो हम LCM दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। सो लेट्स सी, ये लिखा है, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। So we can write SCF of 6 and 20, दो नंबर का SCF लिया तो क्या हुआ? 2, यही आया। and LCM we can say 6 into 20 60, ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग। गुड। एक और तरीके से हम इसी चीज को लिख सकते हैं कि SCF of 6 and 20, दो नंबर का जो है 6 और 20 का यदि मैं SCF निकालूंगा क्या आएगा? 2 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 1। कोई भी नंबर की पावर 1 क्या होता है? वो सेम ही नंबर होता है, तो आई कैन राइट 2 की पावर 1। सिमिलरली द 6 LCM ऑफ 6 and 20 जो 60 लिखा है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। कैसे? यहाँ देखो लिखा था हमने, तो 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ स्क्वायर, ट्वाइस 2 का स्क्वायर इंटू, ये एक ही 3 है एक ही 5 है, तो आई कैन राइट 3 की पावर 1 5 की पावर 1। यहाँ तक क्लियर? हमने कुछ नहीं किया अभी तक, हमने बस क्या किया है, जो ये लिखा हुआ था उसको हमने पावर फॉर्म में लिख दिया, कि जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी प्राइम फैक्टर्स की पावर के फॉर्म में लिख दिया, राइट। अब SCF फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है कि SCF जो होता है, LCM हम इस तरीके से निकालेंगे। SCF तो हम ऐसे ही निकालेंगे जैसे ये निकालते रहे, बट LCM हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और SCF भी कैसे? लेट्स सी। तो क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम बोलती है कि ये जो SCF होता है वो किसके बराबर होता है? द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। को समझ में आया? नहीं। चलो दोबारा लिखते हैं, ये 6 2 की पावर
इनको पावर फॉर्म में लिखो, 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3, यही था। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 6 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। और ये हमने कैसे निकाला, हमने ये ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स निकाले थे, ऐसे ही लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे 20 के हमने फैक्टर निकाले ऐसे, तो यहाँ लिख सकते हैं 20 की पावर 2 की पावर 2, 2 के 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। तो 20 को ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई क्लियर है? हमने क्या किया है, ये और ये इनको जो ऐसे लिखा था उनकी प्राइम फैक्टर्स को पावर फॉर्म में लिख दिया, हर प्राइम फैक्टर की पावर लिख दी। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है। क्लियर? अब देखो हम निकाल रहे हैं एचसीएफ। एचसीएफ डेफिनेशन के हिसाब से क्या निकालना है, द प्रोडक्ट ऑफ, वो प्रोडक्ट होता है किस चीज का, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर की जो कौन सी स्मॉलेस्ट पावर। तो यहाँ देखो इन दो नंबर में कौन से प्राइम नंबर्स कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो लेते हैं एचसीएफ में। तो कॉमन वाले प्राइम नंबर्स क्या हैं, 2 और 2 है, और उनकी कौन सी पावर लेनी है, स्मॉलेस्ट। एचसीएफ में क्या है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पर पावर लेनी है तो लोएस्ट। कौन सी पावर लेनी है, लोएस्ट मीन स्मॉलेस्ट पावर। तो 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 1 है, 2 हमारा कॉमन है, तो कौन सा नंबर लेंगे, जिसकी पावर सबसे कम हो। तो वी कैन राइट एचसीएफ इज 2 की पावर 1। वेयर एज एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, इसका रिवर्स। एचसीएफ निकल गया, एलसीएम क्या होगा इसका रिवर्स, वो क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। अब ये दो नंबर हैं 6 और 20 जिनके ये प्राइम फैक्टर्स हैं, उसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो यहाँ से देखो एलसीएम क्या है, 2 की पावर 2, तो ये कॉमन, ये अब इसमें क्या बोल रहा है, जितने भी प्राइम फैक्टर है ईच प्राइम फैक्टर उनकी हाईएस्ट पावर लिख दो। तो 2 है तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या हुई, 2 की पावर 2, ये वाला देखो। और कौन सा प्राइम फैक्टर है, 3, 3 की हाईएस्ट पावर क्या 1 ही है, तो 3 की पावर 1। एक प्राइम फैक्टर क्या है 5, 5 की पावर क्या है 1। तो हमारा एचसीएफ एलसीएम आ गया डायरेक्टली। तो एलसीएम में क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट की जगह मतलब याद रखो ग्रेटेस्ट, लोएस्ट का हाईएस्ट और हाईएस्ट का लोएस्ट। इस तरीके से हम फंडामेंटल थ्योरम से बिना हमने ये किए वाला पार्ट किए हम डायरेक्टली निकाल लिए। तो ये फंडामेंटल थ्योरम से इजीली आ जाता है, राइट? क्लियर? वेरी गुड। एक चीज और भी है इंपॉर्टेंट, एचसीएफ ऑफ, यदि दो नंबर का एचसीएफ ले, दो नंबर है कौन से हमारे 6 एंड 20, उन्हीं का हमने एलसीएम दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो इनका वैल्यू कितनी होगी, देखो एचसीएफ कितना है हमारा 2 है, यही है, इसमें हमें देखें तो 2 है और यहाँ 60 है, तो हम लिख सकते हैं 6 इंटू 20 और 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 120, राइट? सो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम कितना हो गया 120। और यदि मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं 6 एंड 20 को, तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, तो वो क्या होगा 6 इंटू 20 दैट इज 120। इसका मतलब मेरा एक फार्मूला बन गया कि एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी हैं, यदि कोई भी इंटीजर्स ए एंड बी है तो उनका एचसीएफ को उन्हीं के एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे तो वो दोनों नंबर के बराबर होंगे। वही चीज़ में बोल रहे हैं कि एचसीएफ फॉर 6 एंड 20, 6 और 20 ये दो नंबर थे, इनका एचसीएफ और को मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम से, वो बराबर किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स, वो ये होता है। तो दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। ओके, let's take example number 7. Find the HCF of 96 and 404 by prime factorization method. Hence find the LCM. Prime factorization से हमको करना है। करो भाई, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो हम 96 के हम वैसे हम टेबल फॉर्म नहीं बना रहे हैं, हम डायरेक्ट लिखते हैं टाइम सेव करने के लिए। सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 एंड 404 गिव्स अस दिस वे। 96 को हम फैक्टर्स निकालेंगे 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, पावर फॉर्म में लिख रहे हैं। सिमिलरली 40 फैक्टर निकालेंगे तो उसमें आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 101, या हम बोल सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 101 की पावर 1। अब देखो हमको क्या निकालना है, पहले एचसीएफ। एचसीएफ क्या निकालेंगे, एचसीएफ क्या होता है, वो कॉमन प्राइम नंबर्स जिसकी छोटी पावर क्या है, ये 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 5, 3 कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या खाली 2। तो लोएस्ट पावर एचसीएफ में क्या है, एच मतलब हाईएस्ट है तो उसका ऑपोजिट पावर लेंगे तो लोएस्ट, 2 की पावर 2, तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो गया, एचसीएफ इज इक्वल टू कितना, 2 इंटीजर्स का, सिंपल 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, सो एचसीएफ इज 4। सेम वे में एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम क्या बताया था, लोएस्ट होता है, और जब हम अर्थमेटिक फॉर्म में निकालते हैं तो क्या होता है, पावर फॉर्म में निकलता है हाईएस्ट, कि रिमेनिंग जितने भी
प्राइम फैक्टर्स हैं। देखो 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है 5, तो विल राइट 2 की पावर 5। और 3 अगला प्राइम नंबर क्या है 3 की पावर क्या है 1 और 101 की पावर 1, तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू दिस। इसको सॉल्व कर लो, आंसर इज 9696 निकला है। पर अभी हमने एक फॉर्मूला सीखा था, क्या फॉर्मूला सीखा था, SCF of two numbers into LCM of two numbers is equal to product of those two numbers। यदि ये है SCF हमने निकाल दिया तो LCM निकाल सकते हैं, तो LCM को क्या लिख सकता हूँ, इसको नीचे ले जाओ, तो A इंटू बी डिवाइड बाई SCF ऑफ A एंड B। A B हमको मालूम है, ये दो नंबर 96 एंड 4, लिख दो यार इसकी जगह 96 इंटू 404। SCF हमने निकाला ही था वो 4, तो राइट इट डाउन 4। इसको सॉल्व कर दो, 4 से कट गया 1 या 4 और 401, इन दोनों मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना गया 9696। तो यहाँ जो एलसीएम निकाला और इस फॉर्मूले से जो एलसीएम निकाला दोनों सेम है, दैट मींस इट्स करेक्ट। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स। यहाँ पे हमने 3 नंबर दे दिए, ऊपर वाले में ओनली 2 नंबर्स थे। यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेम प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे ऐसे निकाले हैं सेम वे में यहाँ निकाल लेते हैं, तो वी विल डू इट। आपको करने के लिए थोड़ा डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आपको बनाना पड़ेगी टेबल फॉर्म में। सो लेट्स डू इट। वी कैन राइट 6 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 3, 7 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 72 को, 120 को लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस वे। अब एस सी एफ निकालना है, एस सी एम मीन्स हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। अब पावर फैम में लेंगे तो लोएस्ट पावर, तो देखो यहाँ कॉमन कौन है 2 है 2 है 2 है, 3 है 3 है 3 है, तो इनकी लोएस्ट पावर तो 2 आ गई, और यहाँ पे भी क्या है 2 की पावर 1 ही है, तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर द स्मॉलेस्ट पावर और द कॉमन फैक्टर 2 एंड 3। तो एस सी एफ कितना हो गया 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 ऑफ ऑल दीज 3 नंबर्स। सो दिस इज माई एस सी एफ। वेयर एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, जितने भी प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर ले वो, तो 2 की पावर हाईएस्ट कहाँ पे, देखो यहाँ पे 2 की पावर 3, तो 2 की पावर यहाँ लिखो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3, 3 में क्या देखो 3 की पावर 3 स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर, 5 अकेला ही है तो 5 की पावर, तो ये हमको हाईएस्ट पावर मिल गई। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वी विल हैव एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स इज इक्वल टू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 360। तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया, हमने ये फॉर्मूला लगाया, हमने डायरेक्ट एलसीएम ऐसे निकाल दो, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। Let's revisit what we learned in previous classes about irrational numbers. क्या पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था ऑल रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर मिलके बनते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर के अंदर सब कुछ आता है। हमने एक चीज़ पढ़ी थी, रैशनल नंबर जो होते हैं टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो साथ साथ रैकरिंग भी होते हैं, रिपीट होती हैं वो नंबर्स। वेर इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रैकरिंग मीन्स वो रिपीट नहीं होगी कोई भी चीज़ में। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ उसमें नंबर रिपीट भी नहीं होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग, ये पढ़ा था हमने। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि इरेशनल नंबर हो या रैशनल नंबर, हर एक को हम नंबर लाइन के ऊपर आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी लोकेशन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो हमने सीखा था लास्ट क्लास में, राइट। भाई इस क्लास में हम समझेंगे हम कि हाउ टू प्रूव कि रूट 2 रूट 3 रूट ऑफ एनी नंबर वेयर पी, जैसे पी फॉर्म में लिख दिया अंडर रूट पी बोल है कि वो इरेशनल है, ये प्रूव करना है। और पी क्या है, बेसिकली प्राइम नंबर। देखो 2 3 5 क्या प्राइम नंबर्स, तो रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर विल बी इरेशनल नंबर। इसमें इस क्लास में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे या हम प्रूव करेंगे। और कैसे प्रूव करेंगे, विल यूज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स, जो हमने अभी तक पढ़ी है फंडामेंटल थ्योरम, उसको यूज करके हम ये प्रूव करेंगे कि रूट 3 या रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर इफ आई आस्क यू, याद है क्या थी, हमने सिंपल डेफिनेशन है, इरेशनल नंबर्स को नॉर्मली हम एस से डिनोट करते हैं, कॉल इरेशनल नंबर। एंड इरेशनल नंबर को हम बोल सकते हैं वो रैशनल नहीं है, दैट मीन्स वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म पी ऑफ क्यू, पी अपॉन क्यू फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में नहीं लिख सकते। वेयर पी एंड क्यू क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, और डिनोमिनेटर जो होता है नॉन जीरो होता है। मीन्स ऑपोजिट ऑफ रैशनल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल, जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है, यही था। सो सम एग्जांपल्स ऊपर हमने दिए थे, ऐसे रूट 2 रूट 3 रूट 15 पाई, राइट, इसको पाई बोलते हैं। 22.7 वो तो एक रफ आइडिया है 22.7। और यह नंबर जैसे देखो नॉन रैकरिंग है, नॉन रिपीटिंग है, राइट, नॉन टर्मिनेटिंग है,
तो ये क्या है सब इरेशनल नंबर, ये एग्जांपल्स हैं. So before we prove that root 2 or any root of a prime number is irrational, हमको चीज समझनी होगी. हमको क्या समझनी होगी? We need a theorem. एक थ्योरम चाहिए होगी. एंड उसका जो प्रूफ होगा, उस प्रूफ इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पर डिपेंड होगा. वो थ्योरम हमको मालूम होनी चाहिए. वो थ्योरम यदि मालूम है तो हम ये प्रूव कर सकेंगे कि रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर. तो पहले वो थ्योरम पता लगा लें जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पर बेस्ड है. So the theorem is theorem 1.3. क्या है theorem है कि let p is a prime number. p कोई prime number है and if p divides a square then p also divides a where a is a positive integer. a कोई एक positive integer है, p एक prime number है. p यदि a square को divide करता है तो हमेशा जो है p a को भी divide करेगा. मीन्स किसी नंबर के स्क्वायर को यदि p डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी p डिवाइड करेगा. ये थ्योरम है और इस थ्योरम को समझ लें. और ये थ्योरम क्या है? बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स. और यदि ये थ्योरम हमको आ गई तो हम किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूव कर सकते हैं कि वो इरेशनल नंबर है. सो पहले इस थ्योरम को समझ लें. तो इसको प्रूव करते हैं पहले. तो लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी एज फॉलोज. यदि हम बोले जो नंबर ए है, जो पॉजिटिव इंटीजर है, उसके प्राइम फैक्टर्स मान लो ये है. सपोज ये प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? p1 p2 p3. मल्टीप्लाई कैसे लिख सकते हैं? सो ए के फैक्टर यदि इतने सारे प्राइम है, वी कैन राइट a इज इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4, वेयर p1 p2 क्या है? ये सब प्राइम फैक्टर्स है. पर नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट. कोई जरूरी नहीं है p1 p2 और ये दोनों सेम ना हो सकते हैं. जैसे क्या होता है, जैसे एग्जांपल हो, जैसे मान लो ये है कोई नंबर है, x नंबर है, तो उसकी पावर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5. तो 2 दो बार रिपीट हुआ. तो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि सपोज एक नंबर है a, उसके यदि प्राइम फैक्टर्स मैं लिखूं तो आई कैन राइट दिस वे, वेयर p1 p2 है प्राइम नंबर्स है, नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट. कोई जरूरी नहीं है अलग अलग हो, सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं. ठीक है, ये पहला हमारा अजम्पशन तो करेक्ट है. इफ दिस इज करेक्ट देन आई कैन से ए स्क्वायर. यदि मैं इसका स्क्वायर करूं तो इस साइड का स्क्वायर क्या होगा? आई कैन राइट दिस वे कि ये पूरा एक साइड मल्टीप्लाई बाय दूसरा साइड. यही तो होता है. ए स्क्वायर मतलब क्या होता है? ए इंटू है. सो एक ए ये है, मल्टीप्लाई बाय दूसरा है. और इसको यदि मैं फर्दर सॉल्व करूं, आई कैन राइट p1 की पावर p1 मल्टीप्लाई बाय p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर. बीच में मैं डॉट नहीं लगा रहा, मल्टीप्लिकेशन साइन लगा. इसका मतलब है ये सब मल्टीप्लाइड है, क्योंकि तभी तो हम ट्राइफैक्टराइजेशन ऐसे लिखते हैं, कॉमन ही लगाया हमने. तो p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर ऐसे कर डायरेक्ट अप टू pn की पावर स्क्वायर. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? वेरी गुड. नाउ वी आर गिवन दैट, हमको क्या दिखा है? p जो है प्राइम नंबर डिवाइड करता है a स्क्वायर को. यदि प्राइम नंबर p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, देन फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स हमको मालूम है, इट फॉलोज दैट p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर. यदि p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और p प्राइम नंबर है तो वो उसका क्या होगा? p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर. वो a स्क्वायर का वन ऑफ द प्राइम फैक्टर होगा. बहुत सारे प्राइम फैक्टर हो सकते हैं इसके, राइट. a स्क्वायर बहुत सारे प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है. बट पर यदि p है तो यही बता रहा है कि p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर. कोई कंफ्यूजन नहीं? वेरी गुड. तो then we can say, however, using the uniqueness part of the fundamental theorem of arithmetics. Uniqueness part क्या है fundamental theorem का? कि we realize that the only prime factor of a square are p1, p2 and pn. यहाँ देखो a स्क्वायर के ये इतने सारे हमें फैक्टर्स हैं. सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, वी कैन से यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम से वी रियलाइज दैट द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, जो हमने ए स्क्वायर लिया था, ए स्क्वायर जो है वो यह है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हुए? p1 p2 pn. यही है, यही तो हमने लिया. वेयर हमको दिया हुआ है कि p ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है. और हमने ये देखा फंडामेंटल थ्योरम में कि यदि p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर. तो a स्क्वायर का वन ऑफ द प्राइम फैक्टर होगा. और हमने यहाँ देखा है कि हमने a लिया था ये, और a स्क्वायर के इतने सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए. दैट मीन्स a स्क्वायर के फैक्टर p1 से लेकर pn है, जिसमें हो सकता है p भी इसी में से कोई एक हो, p1 हो या p2 हो. तो ये जो p है यहाँ दिया हुआ ऊपर, वो इनमें से ही कोई एक होगा, क्योंकि यूनिकनेस ये है
कि यदि ये फैक्टर्स ए स्क्वायर के फैक्टर्स यदि ये है p1 से लेके pn तक, तो p इसका पार्ट ही होगा, अलग से एक और p नहीं होगा, राइट? इफ दैट इज द केस, सो p इज वन ऑफ देम इज p1 से लेके pn के बीच में ही p होगा। और इफ दैट इज द केस, वी कैन से कि सिंस a जो है उसके फैक्टर्स क्या है, प्राइम फैक्टर्स ये हैं, a के प्राइम फैक्टर्स यदि ये है और a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स यदि ये है, दैट मीन्स p के प्राइम a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर भी p है, तो सिमिलरली a का प्राइम फैक्टर भी p हो गई। सो हैंस वी प्रूव्ड कि p यदि a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p जो है a को तो डिवाइड करेगा ही करेगा। सो इट इज प्रूव। तो दिस थ्योरम को आपको याद रखना है। सो थ्योरम इज 1.3 एंड द थ्योरम सेज कि कोई भी यदि प्राइम नंबर किसी के नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, जहां पे a जो होगा वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, हम नेगेटिव नंबर की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स प्रूव दैट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। नाउ वी कैन प्रूव इट, क्योंकि हमको थ्योरम आ गई। उसी थ्योरम को यूज करते हुए हम प्रूव करेंगे कि रूट 2 जो है इरेशनल नंबर है। सो लेट्स प्रूव इट। प्रूफ में हम इसका अजम्पशन लेते हैं, और अजम्पशन के लेते हैं ऑपोजिट लेते हैं। Let's assume to the contrary. To the contrary means opposite of what is written, that root 2 is a rational number. हम बोलते हैं ये रैशनल नहीं है, रूट 2 जो है सपोज एक इरेशनल नंबर है। यदि ये रैशनल नंबर है तो हमको मालूम है, यदि ये रैशनल नंबर है तो सपोज देयर आर टू इंटीजर्स r and s हैं, where s is not equal to 0, we can say that root 2 is equal to r upon s because it is a rational number. So we can write root 2 if rational number है तो rational number क्या हो सकता है, सपोज r upon s है, where s denominator is not equal to 0 कह सकते हैं, क्योंकि assume किया है। इसका मतलब r upon s है, एंड सपोज हम कहते हैं कि r and s have a common factor other than 1। इनमें r and s के अंदर इनमें कुछ 1 के अलावा भी कुछ कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर है मतलब हम ऐसे लिखते हैं, r को हम लिख सकते हैं d इंटू एस के फैक्टर लिखें, और s के लिखते हैं फैक्टर सपोज d इंटू बी। दैट मीन्स d इज अ कॉमन अदर देन 1। ये भी d एक फैक्टर हुआ जो कि अदर देन 1 कॉमन है इनमें, r और s के बीच में। यदि ये कॉमन है तो इनको कट कर दो, डिवाइड कर दो, इसको हम काट देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 को a एंड b। सो वी कैन से देन वी डिवाइड द कॉमन फैक्टर, ये दोनों कॉमन फैक्टर हटा दिया तो वी गेट रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b। यहाँ से ये आ गया, वेयर a एंड b आर क्या है, अब को प्राइम, a और b जो है वो को प्राइम है, मीन्स विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर इनके बीच में सिर्फ 1 ही है कॉमन, और कोई चीज़ कॉमन नहीं है। जो कॉमन था वो हमने काट दिया, आर और एस के बीच में d कॉमन था, ये फैक्टर, तो d ऊपर नीचे से डिवाइड कर दिया, कट कर दिया। तो अब a और b बचेगा, a और b क्या है हमारे प्राइम फैक्टर, को प्राइम, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। को प्राइम मतलब क्या होता है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिर्फ ये 1 से ही डिवाइड होंगे, ये प्राइम है एक दूसरे के नंबर। और यदि ये ट्रू है तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इस इक्वेशन को, रूट 2 इज इक्वल टू ए बी को रीअरेंज करें तो वी कैन राइट b को ऊपर ले जाते हैं, ऐसे लिखते हैं b इंटू रूट 2 इज इक्वल टू ए। तो इन दोनों तरफ क्या करो, इनको स्क्वायर कर दो दो साइड को, एंड लेट्स रीअरेंज अगेन। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर इंटू बी, ये तो हो जाएगा, रीअरेंज क्या किया, 2 को आगे लिया, रूट 2 को करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, ये हो सकता है। और यदि ये इक्वेशन 1 है, इसको ध्यान से देखें तो वी कैन से ये 2 से ए स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, वी कैन से 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, यदि नीचे चला जाएगा तो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। और यदि 2 डिवाइड ए स्क्वायर को सकता है तो हमने अभी प्रीवियस थ्योरम पढ़ी थी, तो वी कैन से यदि कोई नंबर प्राइम, 2 क्या है, प्राइम नंबर है, यदि कोई प्राइम नंबर यदि ए किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, वह ए पॉजिटिव है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा, तो वी कैन से 2 डिवाइड से, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, ए को, राइट, वेरी गुड, यही हमारी थ्योरम थी। देन लेट्स से वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2c। तो 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, a को भी कर रहा है, तो हम a को ऐसे लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल a इज इक्वल टू 2c। क्यों बोल रहे हैं हम कि 2 डिवाइड से मीन्स a जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो मीन्स ये नंबर क्या होगा, इसका फैक्टर 2 जो है a का फैक्टर होगा, तो हम कहें वी कैन राइट 2 इंटू सी, सी इज अनदर इंटीजर और फैक्टर ऑफ a, सपोज वैसे एक इंटीजर है तो a को लिख सकते हैं 2 डिवाइड से, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2 इंटू सी। और यदि ऐसा लिख सकते हैं तो इस a इज इक्वल टू सी को इस नंबर 1 में यहाँ पुट कर दो, लेट्स पुट इट।
सो जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2b² तो 20 रहेगा, a की जगह 2c रख दिया तो 2c का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, c का क्या होगा स्क्वायर 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, 2 से यहाँ कट गया और यहाँ 4 कट गया तो यहाँ क्या रह गया 2c, तो वी कैन राइट b² इज इक्वल टू 2c²। अब देखो यहाँ क्या बोल सकते हैं, जो यहाँ बोला था उसका ऑपोजिट, यहाँ क्या बोल सकते हैं, ये 2 नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स b², 2 डिवाइड्स b², सो 2 डिवाइड्स b, यदि 2 डिवाइड्स b को करता है तो अब देखो हमने क्या किया अभी तक, हमने कहा 2 b को भी डिवाइड करता है, 2 जो है a को भी डिवाइड करता है, मीन्स a और b को दोनों को 2 डिवाइड करता है, a एंड b का एटलीस्ट अवर 2 कॉमन फैक्टर, जिसका मतलब ये हुआ a जो है 2 को डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 2 इज अ कॉमन फैक्टर। बट हमने यहाँ ऊपर क्या लिया था, हमने अजम्पशन में क्या कहते हैं, यहाँ तो कॉमन चीज उड़ा दी थी तो a भी लिया था, वेयर a एंड b आर को प्राइम, और यहाँ क्या निकल के आएगा कि भाई ये दोनों नंबर अभी भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, दैट मीन्स दे आर स्टिल नॉट को प्राइम। या तो मेरा ये नीचे जो मैंने प्रूव किया राइट में जो ब्लॉक में किया हुआ ये गलत है, या ये जो मैंने अज्यूम किया वो गलत है। और ये यदि दोनों में ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। दैट मीन्स ये जो मैंने ऊपर लिया है दैट इज करेक्ट, और यदि ये करेक्ट है ये कॉन्ट्राडिक्शन, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आ रहा है बिकॉज अवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। ये हमने ये जो यहाँ इसको करेक्ट मान लिया वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने ये मान के चले कि √2 एक रैशनल नंबर है। दैट मीन्स जो हमारा अजम्पशन था कि √2 इज अ इररेशनल नंबर है वही गलत था। सो इसका मतलब क्या हुआ, अनदर वे इट मीन्स दैट √2 इज अ रैशनल नंबर, तो हेंस वी हैव प्रूव्ड। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 9। इससे आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा, सेम चीज है, √2 की जगह √3 डाल दिया। लेट्स प्रूव इट। सो एग्जांपल नंबर 9, प्रूव दैट √3 इज अ irrational number. We will move exactly the same way what we did in past. So proof is, let's assume to the contrary that √3 is a rational number. If it is a rational number, we can write √3 as a upon b, where a and b क्या इंटीजर्स और b is not equal to 0, यही तो डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर्स की। तो √3 को हमने लिख दिया इज इक्वल टू a अपॉन b। और इस केस में हम मान के चलते हैं कि a और b क्या है, दे आर को प्राइम। सपोज a and b have no common factor other than 1, that means they are को प्राइम हो सकते हैं। हमने डायरेक्ट ही बोला इनमें कोई कॉमन है ही नहीं, राइट, √2 की तरह नहीं, हमने यहाँ बोला कोई प्राइम ही नहीं है, मतलब इनमें कोई कॉमन चीज ही नहीं है, तो दे आर को प्राइम सिर्फ 1 के अलावा बस। ओके, अब इसको सॉल्व करो, क्या करो, थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, b को ऊपर ले जाओ, वी कैन राइट b इंटू 3 √3, दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर करो। लेट्स एंड रीअरेंज, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3b² इज इक्वल टू a², और यदि ये है तो 3 नीचे आ जाएगा, तो वी कैन से 3 डिवाइड्स a²। यदि 3 a को डिवाइड करता है a² को, तो हमारी एक थ्योरम के हिसाब से, जो हमने प्रीवियस थ्योरम पढ़ी थी फंडामेंटल थ्योरम, उस थ्योरम से क्या था ऑफ अर्थमेटिक्स, यदि कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, 3 आल्सो डिवाइड से, एंड इफ 3 डिवाइड से तो मीन्स 3 क्या है a का एक फैक्टर, तो a को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 3c, मैं लिख सकता हूँ वैसे ही c सम इंटीजर, राइट, यदि मैं a के फैक्टर लिखूँ तो 3 इंटू सी मैं लिख सकता हूँ, c को एक अलग इंटीजर है, और यदि ये है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में लेट्स पुट इट। यदि मैं इसको डालता हूँ इक्वेशन नंबर में, व्हाट वी गेट 3b² और a² की जगह 3c² लिखूंगा, 9² सॉरी 9 इंटू c², और यहाँ थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 3 से कट गया, ये 3 से कट गया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, b² इज इक्वल टू 3c² लिख सकता हूँ। और यदि यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ तो देखो यहाँ 3 पे नीचे आ गया, तो आई कैन से दिस टाइम 3 डिवाइड्स b², if 3 डिवाइड b², so 3 डिवाइड्स b। अब देखो हमने कहा 3 डिवाइड्स b को भी करता है और 3 डिवाइड a को भी करता है, वेयर एज अवर अजम्पशन वाज कि ये इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉमन फैक्टर हो गया a और b के बीच में, बट हमने कहा था कि बोथ आर को प्राइम, a और b क्या है हमारे को प्राइम है, दैट मीन्स ओनली 1 इज अ कॉमन फैक्टर और कोई हो नहीं सकता, और जबकि यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर आ गया। ऐसा क्यों हुआ,
दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन दैट। जबकि हम 1 बोल रहे थे, जबकि यहाँ 3 आ गए, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? बिकॉज आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, हमने अजम्पशन ही गलत लिया कि √3 इज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब ये अजम्पशन √3 जो रैशनल नंबर अजम्पशन ये गलत है। तो ये सही क्या है? ये √3 इज अ irrational number, hence we proved it. Let's take one more example. Example 10. Prove that 5 minus √3 is a irrational number. और ये हमको मालूम है, किसी भी नंबर से रैशनल प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, नंबर क्या होता है? इररेशनल ही रहता है। ठीक है, तो ये इररेशनल नंबर है, ये हमको प्रूव करना है। लेट्स प्रूव इट। तो क्या करते हैं, हम इसका ऑपोजिट हम कॉन्ट्राडिक्टरी लेते हैं। So let's assume to the contrary that 5 √3 is a rational number. If this is a rational number, we can write 5 minus √3 is equal to a upon b, where a and b का इंटीजर है और b जो है डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। इसको साइड में लिया एंड क्या करो, हम बोलते हैं, और हमने एक चीज और अज्यूम की, ये इंटीजर है और दूसरा दोनों ये को प्राइम है, इसमें ओनली 1 इज क्या है, इसमें कॉमन है, दोनों एक दूसरे के क्या को प्राइम है। तो हमने दो अजम्पशन ली कि 5 √3 एक तो रैशनल नंबर है, और जो रैशनल नंबर ए एंड बी जिससे हमने लिखा है वो ऊपर ए और बी क्या है, दोनों को प्राइम है। को प्राइम मीन्स ओनली 1 इज अ कॉमन फैक्टर। और इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, राइट। ए बी फॉर्म में रैशनल नंबर है, ए और बी को प्राइम है, दैट मीन्स उनमें 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर। और फिर हम इनको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इसको साइड में लेंगे और दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज किया, सो आई कैन राइट दिस वे। √3 को इस साइड लेता हूँ, इसको इधर लिया हूँ, तो ऐसे लिखता हूँ 5 माइनस ए बी अपॉन 5। इसको सॉल्व कर लो तो आई कैन राइट बी, एलसीएम आ गया, तो बी का 5 से मतलब 5b माइनस ए इज इक्वल टू √3, राइट। और ए एंड बी क्या है, 5b एंड ए क्या है, मेरे सारे इंटीजर्स हैं। तो दो इंटीजर का डिफरेंस क्या है, ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, तो ये क्या होगा, इंटीजर अपॉन इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। Whereas √3 क्या होता है, हमने प्रूव किया थोड़ी देर पहले, is a irrational number. So we can write since a be an integer, तो 5b means left hand side is a rational number, and so √3 is a rational number. यदि ये रैशनल नंबर है तो इज इक्वल टू ये रैशनल नंबर चाहिए। बट हमने थोड़ी देर पहले ही प्रूव किया था कि दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट टू द फैक्ट कि √3 इज अ इरेशनल नंबर, और √3 एक्चुअल में इरेशनल नंबर है। दैट मीन्स जो हमने अजम्पशन लिया था ये रैशनल नंबर इज इनकरेक्ट। So our assumption was incorrect. If this assumption was incorrect, that means 5 minus √3 is a irrational number. Hence proved. Let's take one more example. Example number 11. Show that 3 √2 is a rational number. सेम वे में प्रूव करना है, कॉन्ट्राडिक्टरी लेना है कि मान के चलो ये दिस इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या लेंगे, सपोज इट्स ए अपॉन बी। हमने क्या बोला था, ए और बी दो हैं इंटीजर्स हैं, और ए और बी के बीच में क्या है, दे आर को प्राइम। को प्राइम इज ओनली 1 इज अ कॉमन फैक्टर। अब इनको रीअरेंज कर लो, इसको इधर ले जाओ और करो, रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज द अबव इक्वेशन। रीअरेंज कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हमने क्या √2 को यहाँ रह दिया और 3 को नीचे लिया, ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन 3b इक्वल टू √2। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए इंटीजर है, बी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड वी कैन से इज अ रैशनल नंबर, एंड इस फिर ये रैशनल नंबर तो इज इक्वल टू √2 का वो भी रैशनल होना चाहिए। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग, वी नो √2 इज अ इरेशनल नंबर, ये हमने पहले ही प्रूफ किया हुआ है। और यदि ये इरेशनल नंबर है, इसका मतलब क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमने जो अजम्पशन लिया था कि √3 इज अ रैशनल नंबर, इट इज इनकरेक्ट अजम्पशन। इफ दिस इज इनकरेक्ट, दैट मीन्स √3/2 is a irrational number, hence we have proved it. So यहाँ तक हमको क्लियर हो गया, and let's revisit rational numbers and their decimal expansions. पूरे रैशनल नंबर्स को और पढ़ते हैं, पुराना रिवीज करते हैं पहले तो, और फिर देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहाँ इसको यूज करती है। सो वी नो कि कोई भी रैशनल नंबर्स p अपन q है तो q इज नॉट इक्वल टू 0 कैन बी रिटन। और यदि हम इसको एक्सपेंड करेंगे किसी भी रैशनल नंबर को, वी नो दैट उसका जो भी डेसिमल होगा, जो भी डिवाइड करने का नंबर आएगा, वो दो तरह का होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्या होती है रैशनल नंबर, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, राइट।
या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ये चीज होंगी। ओके, नाउ लेट्स कंसिडर फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। अब हम थोड़ा सा इसमें रिवर्स चलते हैं एंड फंडामेंटल थ्योरम को यूज करते हुए देखते हैं कि हम इससे क्या बना सकते हैं। सो पहला नंबर है 0.375, एक और नंबर लेते हैं 0.104, एक और नंबर लेते हैं 4 डिजिट का है 0.0875। लेट्स टेक वन मोर 23.408। ये हमारे सारे नंबर क्या हैं, देखो सब डेसिमल के नंबर है और ये कभी रैशनल नंबर रहे होंगे और ये सब क्या है, देखो टर्मिनेटिंग है, राइट। सो सारे नंबर क्या हैं, हमने लिए टर्मिनेटिंग लिए हैं, पहला। दूसरा, जब ये टर्मिनेटिंग है तो डेफिनेटली जब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो पी अपन क्यू फॉर्म में, एक्सप्रेशन फॉर्म में आ जाएंगे। तो द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ पी अपन क्यू में क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। हम ये एग्जांपल ले रहे हैं कि पहले से ही हमारे जो डेसिमल्स हैं वो टर्मिनेटिंग है। अब इनको सॉल्व करते हैं, पी अपन रैशनल नंबर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा नीचे 1000, इसमें करेंगे क्या होगा नीचे 1000, और सिमिलर वे में इसमें, इसमें 4 है तो 40 आ जाएंगे, इसमें 4 है तो 40 नीचे आ जाएंगे। अब लेट्स डू, ऊपर वाले के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, नीचे वाले के फैक्टर निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स। लेट्स डू दैट। सो 375 है क्या, 10 को क्या लिखते हैं, 10 के ऊपर 3, ऐसे ही सबको लिख सकते हैं। और 375 के फैक्टर्स लिखो, 3 इंटू 5 3, और नीचे के 10 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। क्यों, 5 2 10 होता है, राइट, 2 5 10। तो हम इसे लिखते हैं ना 2 इंटू 5 की पावर 3, या अलग अलग से लिख सकते हैं। ऐसे हमने ऊपर वाले को सॉल्व कर लिया, उसके फैक्टर्स निकाले। सेम वे में इन सबके निकाले, 104 के निकाल लिए, 875 के निकाल लिए, और 10 की पावर 4 तो यही है, मल्टीपल 2 इंटू 5 10, और पावर 4 4 दोनों में आएगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब लेट्स सी स्लैब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या होगा, 5 की पावर 3, ये दोनों कट गए। ऐसी सब में हम जो कॉमन है सॉल्व करके निकालते हैं। तो नंबर इज कमिंग 3 अपॉन 2 की पावर 3। ऐसे इसमें देखो ये कट गए, तो क्या बचा 13 अपॉन 5 की पावर 3। ऐसे रिमेनिंग 2 को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये जो चीज हमारी निकल के आई, आर यू ऑब्जर्विंग समथिंग, कोई पैटर्न दिख रहा है आपको, देखो ध्यान से देखो इनमें। यस, एक पैटर्न दिख रहा है मेरे को। यदि मैं इनको सॉल्व कर लूंगा तो हमारा पी अपन क्यू में आ गया, राइट। तो ये सारे क्या है, देखो रैशनल नंबर्स आ गए, मीन्स हमने स्टार्ट किए थे डेसिमल नंबर से, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर से, सब किस फॉर्म में आ गए, पी अपन क्यू फॉर्म आ गए। सो वी कैन से ऑल ऑफ फॉर्म पी अपन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर क्यू प्राइम। ये देखो एक दूसरे का को प्राइम है, कोई किसी से कट नहीं रहा, सब जो कटना था वो कट गया, ये हमने काट दिए, कॉमन थे। अब कुछ नहीं कटेगा, ये अपने में अलग है, ये अपने में अलग है। पहली चीज तो ये हो गई, और ये रैशनल फॉर्म आ गया। एक और चीज है, ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, दिख रहा है कुछ, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5 की पावर 1, 5 की पावर 4। दैट मीन्स एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि डिनोमिनेटर जो है हैज ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5। या तो 2 की पावर है, या 5 की पावर है, या 2 और 5 की दोनों की पावर है। ये एक चीज निकल के आ रही है। दैट मीन्स डेसिमल नंबर्स को जब मैंने एक्सपेंड किया तो एक तो रैशनल फॉर्म में आ गए, दूसरा रैशनल फॉर्म क्या होगा लास्ट में, वो को प्राइम्स होंगे ऊपर नीचे वाले। सेकेंड चीज होगी कि डिनोमिनेटर के अंदर जो फैक्टर्स होंगे, जो पावर होगी, या तो 2 की पावर होंगी, या 5 की होंगी, या 2 और 5 दोनों की होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि ये देखो मल्टीपल ऑफ 10 100 है, तो 2 इंटू 5 होगा, 5 टू 10 होता है, तो उन्हीं की पावर होंगी, और कोई तो होगा नहीं नीचे। तो इससे देखो एक बहुत बड़ी थ्योरम बन गई, एंड द थ्योरम इज लाइक दिस, कि हम बोल रहे हैं यदि लेट x बी अ रैशनल नंबर, कोई x एक रैशनल नंबर है whose decimal expansion terminates, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है। जैसे ये कोई x, ये वाला मान लो एक रैशनल नंबर है x, उसका जो डेसिमल जो है एक्सपेंशन है वो ये हुआ 0.378, जो टर्मिनेट होता है, टर्मिनेटिंग है, एक लिमिट के बाद बंद हो जाता है, रिपीट नहीं होता है। देन x कैन बी एक्सप्रेस, वो जो नंबर है x, ये जो नंबर है x, इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p अपॉन q, रैशनल नंबर फॉर्म में दिया जाता है। ये p एंड q आर को प्राइम, ये दोनों को प्राइम है, 3 और 2 अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, प्राइम फैक्टर q मीन्स डिनोमिनेटर का, is of the form 2 की पावर n और 5 की पावर n, मीन्स 2 की पावर n और 5 की पावर n। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is of the form 2 की पावर n और 5 की पावर n, यही है। where n and m are non negative integers, क्या मतलब,
कि जो पावर होंगी वो नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। यही चीज़ तो हमने यहाँ लिखी है, उसको हमने थ्योरम के फॉर्म में लिख दिया। मीन्स यहाँ से राइट से हम लेफ्ट में पढ़ रहे हैं कि x यदि एक रैशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन यदि टर्मिनेटिंग होता है तो उसके डिनोमिनेटर पहली बात तो p अपॉन q फॉर्म में होता है, को प्राइम्स होते हैं, और डिनोमिनेटर जो होता है उसके अंदर या तो 2 की पावर होगी या 5 की पावर होगी कुछ मल्टीपल्स, या 2 और 5 की मल्टीपल्स का कम्बिनेशन होगा। और जहाँ पे m एंड n जो पावर है यदि हम लिखें, यहाँ पे 3 आ गई तो उसकी जगह हमने यहाँ पे n लिख दिया। 5 की जगह जैसे यहाँ पे देखो 1 है तो हमने लिख दिया m, और m एंड n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो ये एक थ्योरम होगी। अब इसी चीज को चलो हम रिवर्स चलते हैं, थोड़ा इस डायरेक्शन में चलते हैं। तो पहले थोड़ा इसको सॉल्व कर लें, तो क्या आंसर आएगा 3/8, इसको लिखेंगे 13/125, ऐसे बाकियों का। चलो ये जो हमने डिवाइड किया इसको भी हटा देते हैं, एंड लेट्स रीड दिस वे। अब इस तरीके से यदि लेफ्ट की तरफ चले हम, तो देखो हमने क्या किया, ये 8 था 3/8, राइट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, ऊपर 3 है क्या, सेम 125 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 ऐसे लिख सकता हूँ। अब मुझे इस स्टेप में आना है, देखो यहाँ 5 की पावर 3 है तो इसको मेरे को 10 करना होगा, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 की पावर 3 से। तो जो भी यहाँ लिखा है उससे 2 5 2 से 10 करना है मेरे को, तो 2 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, देखो तो मेरा ये आ गया। और जब ये आ गया मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो ये आ जाएगा, और इसको मैं सॉल्व कर दूंगा 1000 में ये लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ से रिवर्स में इमीडिएटली डायरेक्टली आ गया बिना डिवाइड किया। एंड सेम वे में मैं यहाँ से इस वाले में चलूँ, देखो 5 की पावर 3, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 2 की पावर 3 लिखूंगा, 5 2 से 10 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 2 की पावर 3 से नीचे में क्या ऊपर नीचे भी किया, नीचे वाले में देखो यहाँ 2 की पावर 4 है 5 की पावर 1 है, तो मैं इसकी सेम पावर लाऊँ तो 5 की पावर मेरे को 4 ही लानी होगी तभी बराबर होगा। तो देखो मैं क्या करूँगा, 5 की पावर 4 नीचे 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 से डिवाइड किया, ऊपर डिवाइड नीचे डिवाइड किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया, राइट। सेम में देखो इस वाले में आते हैं हम लोग 5 की पावर 4, तो मीन्स 5 2 से 10 करना है, 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करूँ, ऊपर भी नीचे 2 की पावर 4 से कर दिया, और यहाँ पे 2 की पावर 2 था ही तो ये 2 की पावर 6 हो गया, बाकी 7 और ये था ही, तो मैंने रिवर्स कैलकुलेट किया, आई गॉट दिस। तो इसके बेसिस पे भी मैं एक थ्योरम बना सकता हूँ रिवर्स में, क्या बोलूँ, लेट x इज इक्वल टू p अपॉन q, x जो है नंबर वो p अपॉन q रैशनल नंबर है, सच दैट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, यदि उसके डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं आर ऑफ द फॉर्म 2 की पावर ऑफ 5 की पावर के मल्टीपल्स हैं, where n and m are non-integers, then x has a decimal expansion which terminate, means कोई भी रैशनल नंबर जिसके प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर की जो फैक्टर हैं यदि वो ये हैं 2 की पावर 3 या 5 की मल्टीपल्स में है, या ऐसे हैं 2 और 5 की मल्टीपल्स में है, तो ये जो ये जो रैशनल नंबर है वो ऑलवेज क्या होगा, उसका फाइनल आंसर टर्मिनेटिंग ही होगा। क्लियर, वेरी गुड। लेट्स टेक वन एग्जांपल, रैशनल नंबर whose decimal expansion are non terminating or non recurring। एक तो रैशनल हमने निकाल लिया पहले, ये टर्मिनेटिंग वाले का क्लियर हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग के केस में क्या होगा, एग्जांपल ये लेट से x इज इक्वल टू 1/7, इसको सॉल्व करो 1 डिवाइड बाई 7, तो हम सिंपल डिवाइड करते हैं, ऐसे ही डिवाइड करते हैं, 7 को 1 से करते गए, और हमने देखा देखो एक टाइम के बाद ये रिपीट होने लगा, सो दिस इज टर्मिनेटिंग तो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये यहाँ के बाद फिर ये रिपीट हो गया, और इसमें देखो इतने रिमाइंडर्स आए 3 2 6 4 5 1 यहाँ तक, राइट। और ये सारे रिमाइंडर डिवाइड किससे कर रहा हूँ मैं, 7, डिवीजर क्या है 7, दैट मीन्स रिमाइंडर मेरे सारे छोटे हैं 7 से, यही होने भी चाहिए, ठीक। सो आई कैन से, एंड 7 क्या है मेरा डिनोमिनेटर है, देखो यहाँ 7 इज द डिनोमिनेटर क्योंकि रैशनल नंबर 1/7 है, तो 7 इज माई डिनोमिनेटर है, और 1 और 7 दोनों देखो प्राइम है, प्राइम नंबर से, दैट मीन्स दे आर एक दूसरे के को प्राइम है 1 और 7, डिनोमिनेटर में क्या 7 है, तो ये 2 की पावर n और 5 की पावर n मीन्स 2 और 5 के फैक्टर्स में नहीं, इसका मतलब आई कैन से एज पर थ्योरम जो हमने प्रीवियस बनाया है कि व्हेन 1/7 विल नॉट हैव अ टर्मिनेटिंग और डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि 1/7 है जिसके नीचे 2 की पावर n 5 की पावर के फैक्टर नहीं आ रहे हैं, तो 1/7 हमेशा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होगा। समझ में आया नहीं आया, लेट्स से थ्योरम फॉर्म में
कि यदि नंबर है एक्स पी अपॉन क्यू फॉर्म में है, सपोज ये नंबर है एक्स पी अपॉन क्यू, यहाँ पे क्या 1/7 है, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, 1 और 7 देखो को प्राइम्स है, एंड बी आर रैशनल नंबर और ये 1/7 है रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर मीन्स डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। सच दैट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर m उसके फैक्टर्स नहीं, डिनोमिनेटर खाली 7 है। सो एन एम एन क्या जब हम बोल रहे हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे देन x जो इस टाइप का नंबर है रैशनल नंबर 1/7 जहाँ डिनोमिनेटर जो है 2 की पावर n और 5 की पावर n के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स उसके नहीं है, तो वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, मीन्स मैं ऐसे डिवाइड करूंगा, इस फॉर्म में लाऊंगा विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रैकरिंग नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा, रैकरिंग होगा, वो ऐसा नंबर होगा। क्लियर हो गया? ओके, यदि ये क्लियर हो गया तो we can conclude that the decimal expansion of every rational number is either terminating or non-terminating repeating। यही तो हमने सीखा अभी तक, या तो रिपीटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं होगा। रिपीटिंग के इसमें क्या होना चाहिए, ये नीचे डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, उसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के होने चाहिए, उसके मल्टीपल्स होने चाहिए। अदरवाइज वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रैकरिंग होगा, रिपीट होंगी इसी चीजें। So let's revise what we have learned in this chapter within next 2 minutes। तो क्या सीखा था हमने, यूक्लिड डिवीजन लीमा, उसमें हमने बोला था कि पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी और दो यूनिक इंटीजर है क्यू एंड आर, यदि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो एक यूनिक एक ही तरीका होगा, इस और कोई रिलेशन हो नहीं सकता है। मीन्स ए को मैं यदि बी ए को डिवाइड कर रहा हूँ बी से, तो ए इज डिवाइडेड बाई बी, तो आंसर आया क्यू और रिमाइंडर बचा आर, और वो यही इक्वेशन होगी और कोई इक्वेशन हो ही नहीं सकती है। मीन्स दिस द यूनिकनेस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लीमा के अंदर। लीमा क्या बोला था, वो स्टेटमेंट जो दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने में हेल्प करें। प्लस हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े थे। ये एल्गोरिथम क्यों पढ़ा था कि दो नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, उनका एचसीएफ निकालना है, कैसे निकाला जाता है, इस मेथड से हमने सीखा। जैसे एग्जांपल के लिए ए बी दो इंटीजर हैं, जहाँ ए जो है ग्रेटर देन बी है, तो हमको सर्टेन स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप क्या करना होता है, ए को डिवाइड करो बी से, किस फॉर्म में लिखो, डिवीजन लीमा फॉर्म में। तो ए को हमने डिवाइड किया बी में, बी से डिवाइड किया तो उसमें आंसर है क्यू प्लस आर रिमाइंडर है। और यदि ये रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ तब क्या करना है आपको, यदि ये जीरो हो गया तो एचसीएफ जो है जिससे डिवाइड कर रहे हैं वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। एल्स हमको क्या करना है, जो बचा, जो डिवाइड जिससे डिवाइड किया और जो रिमाइंडर बचा, फिर उनमें यूक्लिड लीमा जो ऊपर वाले लीमा है फिर उसको अप्लाई करना होता है। एंड ये प्रोसेस कंटिन्यू करती रहती है तब तक जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो ना हो जाए। समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। दो नंबर है, नंबर इज 455 एंड 42। हमने यही किया था, 455 को डिवाइड किया 42 से, क्योंकि ये बड़ा है इस छोटे से डिवाइड करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। इसको आई कैन राइट, और ये जो फॉर्म हमें लिखा है क्या है, वो डिवीजन लीमा फॉर्म ही है। 45 डिवाइड बाय 42, 455 डिवाइड बाय 42 इंटू 10 प्लस 35, 35 क्या हुआ, रिमाइंडर, यही है रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, एज पर दिस ये जीरो नहीं होता है तो प्रोसेस कंटिन्यू चलती है। तो अब किसको करते हैं, 42 का रिमाइंडर से डिवाइड कर देते हैं। I can write this way 35 into 1 plus 7, again remainder is 7, this is not 0। अब क्या करेंगे, 35 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35 प्लस 0। जैसे ही ये 0 आया रिमाइंडर, तो जो लास्ट जिस चीज से हम डिवाइड करेंगे वो क्या होगा, इज द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। सो वी कैन से द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी मींस ये दो नंबर जो है उनका एचसीएफ है 7। और एक और चीज हमने सीखी कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, वो जो एचसीएफ होगा जो बाकी जो नंबर्स हैं 42 एंड 35 या 35 और 7 या 70, उनका एचसीएफ भी 7 होगा, सेम एचसीएफ होगा सबका, जो भी हम क्योंकि फर्दर डिवाइड करते हुए जा रहे हैं, ये हमने सीखा था। प्लस एक और चीज सीखी थी कि डायरेक्ट आप इस डिवीजन एल्गोरिथम से आप डायरेक्ट जो है एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो। कैसे, इनके प्राइम फैक्टर्स की पावर फॉर्म में लिख दो। यदि कोई एचसीएफ पूछेगा क्या होगा, एचसीएफ मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट जब बोलेंगे तो पावर के फॉर्म में लोएस्ट कॉमन फैक्टर ले लो। जो प्राइम नंबर में लोएस्ट पावर क्या होगी, 2 की पावर 1, बाकी ये तो कॉमन है ही नहीं, तो कॉमन की लोएस्ट पावर लेनी है 2 की पावर 1। मेरा एलसीएम में क्या लेना है, रिमेनिंग जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर ले लो। तो देखो 2 की पावर क्या है यहाँ पे, 2 की पावर 2 हाईएस्ट है, 3 सिंगल है, ये सिंगल है, इनको लिख देता है। एलसीएम क्या होगा,
इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। हमने डायरेक्ट एलसीएम ऐसे निकाल लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन में करने का एक तरीका है, नहीं तो हम प्रीवियस अपने ओल्ड मेथड से निकालते हैं। प्लस हमने एक और चीज़ सीखी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक्स में इसमें क्या सीखा था कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम फैक्टराइज फॉर्म में प्राइम नंबर के फैक्टराइज प्रोडक्ट में हम डिफाइन कर सकते हैं, और ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, मतलब वैसा दूसरा कोई हो नहीं सकता है। अपार्ट हम उसका ऑर्डर थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 20 है, इसके ये प्राइम फैक्टर्स हैं, ये इनका मल्टीप्लिकेशन है, तो 20 को मैं कभी भी इसके प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा वो यही निकलेंगे। कोई आदमी निकालते समय 5 पहले लिख सकता है, 2 और 2 बाद में लिख सकता है, मीन्स उसने पहले 5 से डिवाइड किया 20 को, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया। कोई बंदा कर सकता है पहले 2 से डिवाइड करे, फिर 2 से करे, फिर 5 से करे, राइट। तो फैक्टर्स ऐसे ही आएंगे और ये यूनिक होगा प्राइम फैक्टर्स। दैट इज व्हाट कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। और ये कहने का मतलब क्या है, कोई भी कंपोजिट नंबर उसके लिए मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा वो हमेशा यूनिक ही होंगे, और हर कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स यूनिक होते हैं और होते हैं। दैट मीन्स यदि मैं प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो जो भी नंबर आएगा वो भी नंबर एक यूनिक नंबर होगा, उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। प्लस हमने एक और चीज़ फंडामेंटल थ्योरम से पढ़ी थी कि यदि p कोई प्राइम नंबर है और वो डिवाइड करता है एक नंबर के स्क्वायर को, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। और इसके हेल्प से हमने क्या प्रूव किया था इर्रेशनल नंबर को। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं कि प्राइम नंबर की रूट ले लो, दैट दोज आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। और ये हमने प्रूव किया कि √2 √3 इर्रेशनल बाय यूज ऑफ दिस थ्योरम। और ये थ्योरम किस बेस पे है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स बेस्ड है, राइट। प्लस हमने एक और चीज़ पढ़ी थी जो इम्पोर्टेंट चीज़ की, कोई भी रैशनल नंबर एक्स जो नंबर है वो p/q फॉर्म में है रैशनल नंबर, यदि उसका डिनोमिनेटर वो है फैक्टर्स ऑफ 2 और 5 के फैक्टर्स हैं, तब वो जो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। यदि ये 2 और 5 के पावर में डिनोमिनेटर नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एग्जाम्पल के लिए हमने जैसे ये नंबर है 3/8, ये एक प्राइम नंबर है, ये जो x बोल रहे थे, और यदि मैं इसको इसके प्राइम फैक्टर निकालूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, दैट मीन्स दे आर मल्टीपल ऑफ 2 और 5। और ये यदि 2 और 5 है तो इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो ये कैसा नंबर आएगा, टर्मिनेटिंग नंबर आएगा, डेसिमल फॉर्म में है एंड इट इज टर्मिनेटिंग, ये नंबर। अदरवाइज इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टाइप recurring number, right? So this is all what we learn in this particular chapter. So if you have any query or feedback, please suggest, and please do write to us at milabintegration@gmail.com, and please like, share and subscribe it so that we can support you in a better way. Thank you very much. Namaste.